मैं शमशान में था जब 3 साल बाद अचानक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सामने आ गई। वो अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर थी, घर परिवार भी था उसका, सब उसकी तारीफें करते थे। और मैं अकेला था, कुछ किया नहीं था जिंदगी में, और अभी अभी अपने लिए एक अस्थि कलश खरीद कर आया था। वो एक क्रीम कलर की कोट और वाइट ड्रेस पहने हवा में खड़ी थी। मैं उसे देखता रहा, दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। ये इन सालों में कहाँ गई थी, बिना बताए ब्रेकअप क्यों किया था? लेकिन वक्त बदल चुका था। मैंने बस भारी आवाज में कहा, बहुत दिनों बाद नजरें मिली। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े कलश पर पड़ी। उसकी आंखों में एक गहराई आ गई। किसका हुआ? मेरे पापा का। 20 साल की उम्र में मेरी माँ चली गई थी, और उस वक्त शेंचुए मेरे साथ थी। लेकिन 25 साल की उम्र में वो बिना कुछ कहे चली गई। अब 28 साल में पापा भी ब्रेन स्ट्रोक से चले गए, और मुझे खुद डॉक्टर्स ने छोड़ दिया था। शेंचुए की भारी आवाज ने मुझे वापस खींचा। ढांढस रखो। मेरा गला भराया। शुक्रिया। पुरानी यादें उस पल में बस एक फॉर्मल सा जवाब बनकर रह गई। शेंचुए मुझे देखती रही, उसके होंठ हिले लेकिन शब्द नहीं निकले। इन सालों में कैसे रहे? अभी भी नॉर्थ सिटी वाले विला में रहते हो? वही तो है, मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। वो विला बेचने का सोच रहा हूँ। नॉर्थ सिटी का वो विला हमने अपना शादी का घर बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन शादी होने से पहले ही उसने ब्रेकअप कर लिया। इन सालों में मैं वहीं रहता रहा, एक उम्मीद की तरह। लेकिन 3 साल इंतजार करने के बाद न वो आई, बल्कि मिला तो बस कैंसर का रिपोर्ट, आखिरी स्टेज। अब वहां रहने का मौका भी नहीं रहा, रखने की जरूरत भी नहीं। शिंचो एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मैं अभी फॉरेन से वापस आई हूँ, यहीं रहने का प्लान है। वो विला मुझे बेच दो। मैंने कलश कसकर पकड़ा और सीधे बता दिया, घर तो मैंने पहले ही ब्रोकर को दे दिया है, चाहो तो वहां जाकर प्रोसेस करो। अभी मेरे पास इन सब चीजों के बारे में सोचने की एनर्जी नहीं थी। माहौल भारी हो गया, एक अजीब सा साइलेंस छा गया। उसका चेहरा देखकर, क्या उस जमाने का वो ब्रेकअप रीजन अब बता सकती हो? शन चुए की भौहें थोड़ी सिकुड़ी, आंखों में जैसे एक धुंध थी। कुछ समझ नहीं आता था। हम दोनों एडल्ट्स हैं, कुछ बातें खोदने की जरूरत नहीं होती। उसने एक गुलदाउदी का फूल उठाया, मेरे पास आई और पापा की अस्थियों के पास रख दिया। जो हो गया हो गया। अब हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। 3 साल बाद शिनचुए में कोई बदलाव नहीं था। वही बर्फ जैसा चेहरा, वही एक अलग सी खामोशी। जैसे ही वो मुड़ने लगी, मैंने अनजाने में उसकी कलाई पकड़ना चाहा। एक जवाब चाहिए था, इन 3 सालों की उलझन खत्म करनी थी। लेकिन उसी वक्त दूर से एक छोटी सी आवाज आई, माँ। एक 3-4 साल की छोटी बच्ची दौड़ती हुई शिनचुए की तरफ आई। उसने उसे आराम से गोद में उठा लिया। उन तीनों को देखकर मैं वहीं खड़ा रह गया। एक झटके में सब समझ आ गया। ब्रेकअप के बाद जो आदमी आया था, उसका नाम था लू युनजंग, जो शेन चुए का चाइल्डहुड का दोस्त था। और अब वो उसके बच्चे का बाप था। नाखून हथेली में गड़ गए। मैंने जोर से सांस लेकर अपनी इमोशंस को दबाया। लू युनजंग शेन चुए के पास आया और मेरे बारे में पूछा। शेन चुए ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस हल्के से बोल दिया, कॉलेज का दोस्त है, इसके पिता गुजर गए हैं। अचानक लगा जैसे कोई चीज़ टूट गई अंदर। 5 साल का रिश्ता, और आखिर में बस कॉलेज का दोस्त रह गया, एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं। मैंने गहरी सांस ली, पापा का कलश उठाया और उनसे दूर क्रेमेटोरियम के बाहर की तरफ चल दिया। उसके पास से गुजरते वक्त शेन चुए की खुशबू आई, वो हल्की पाइन की फ्रेग्रेंस जो सिर्फ उसकी थी। क्रीमेटोरियम के बाहर खड़े होते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने जल्दी से चेहरा पोंछा और मुड़ा। शेनचुए थी, 2 कदम की दूरी पर खड़ी। वो मेरी सूजी हुई आंखें देख रही थी। उसकी आंखें शांत और गहरी थीं। गुहान, तुम बदल गए हो। मेरी नाक भर आई। बदलते तो सब है। वो इतनी पक्की थी अपने वादों में। कहा था जिंदगी में सिर्फ मुझसे प्यार करूंगी, लेकिन वो भी बदल गई ना। शेनचुए गहरी नजरों से देखती रही, फिर अचानक फोन निकाला। कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। उसकी आवाज़ साफ और शांत थी। विला की हैंडओवर के लिए तुमसे कांटेक्ट करना होगा। मैंने याद दिलाया, मेरा नंबर वही है, कभी बदला नहीं। इन 3 सालों में मुझे डर था कि वो कहीं कुछ हो न गया हो या कोई मजबूरी हो। डर था कि वापस आए और मुझे ढूंढ न पाए, इसलिए नंबर नहीं बदला। शिंजुए की उंगली एक पल रुकी, फिर उसने मुझे ब्लैकलिस्ट से हटाया। माफ करना, उस वक्त लगा तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे। उसकी बनावटी सफाई सुनकर मैंने बस एक हल्की हाँ कही और चुप हो गया। चाहे मूव ऑन हुआ हो या नहीं, उन तीनों को देखने के बाद कुछ भी मैटर नहीं करता था। मैंने उन्हें देखे बिना कदम बढ़ाए, सीढ़ियां उतरी और गाड़ी में बैठ गया। अगले दिन मैं पापा माँ की नई कब्र पर गया, लेकिन जब अपनी पहले से तय की हुई कब्र के पास से गुजरा, वहां के बीच में रखे पत्थर पर किसी और का नाम खुदा हुआ था। उस अनजान नाम को देखकर मैंने तुरंत सेमेट्री के स्टाफ को कॉल किया। माफ करें सर, रूल्स के हिसाब से जिंदा इंसान को कब्र नहीं बेच सकते। हमने प्रायोरिटी के बेसिस पर एक और पार्टी को यह जगह दे दी। पास में पापा माँ की कब्र देखकर मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। क्या उनसे मिल सकता हूँ? मेरे हाँ कहने पर स्टाफ ने तुरंत उन्हें बुलाने का वादा किया। आधे घंटे बाद वो सेमेट्री में आए, लेकिन जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखा, मैं हैरान रह गया। मेरी कब्र छीनने वाली कोई और नहीं, शेंचुए थी। हैरानी, कंफ्यूजन, दर्द, सब कुछ एक ही सवाल में बदल गया। क्यों? शेंचुए वहां खड़ी थी, हमेशा ठंडा रहने वाला वो चेहरा पहली बार मेरे सामने झुका। माफ करना, युनजंग के घरवाले फॉरेन में गुजर गए। उनकी अस्थियां वापस लानी थी। उनकी नज़र इसी जगह पर पड़ी और उन्हें ये जगह पसंद आ गई। मैंने मुट्ठी कसी। तुमने उनके लिए ये जगह चूज की? उसने जवाब की जगह चुप्पी से काम चलाया। मेरे दिल में जैसे एक दरार आ गई। मैंने पूछा,
तुमने देखा नहीं कि पास में मेरे पापा माँ का नाम है? एक ज़माने में उसने खुद मेरे पापा माँ को वादा किया था हमेशा मेरा ख्याल रखूंगी, और अब वो अपने पति के घर वालों को बगल में दफनाना चाहती थी। मतलब जब भी वो आएगी पापा माँ उसे किसी और मर्द के साथ देखेंगे। शेन चुवे ने उलझी हुई आवाज में कहा। युनजंग के घर वाले 3 साल पहले गुजरे थे। उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी तकलीफ हो। उसकी बात सुनते ही मेरी इमोशंस बेकाबू हो गई। यह जगह मैंने पहले बुक की थी। बगल में मेरे पापा माँ है। शेन चुवे, तुमने पहले युनजंग की वजह से मुझे छोड़ा, अब उन्हीं की वजह से मेरी ये जगह भी छीनना चाहती हो? शेन चुवे का चेहरा ठंडा हो गया। उसने हैरानी से कहा, तुम ठीक ठाक हो, अभी जिंदा हो, तो यह जगह क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए कि पापा माँ यहाँ हैं? मैं एक पल के लिए रुक गया, सीने में जैसे कुछ घुटने लगा। हर इंसान को एक दिन जाना है, मुझे भी जाना है। मैं अपने परिवार के पास रहना चाहता हूँ। ये जगह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। ना मुड़ने लगा, लेकिन पीछे से शेन चुए की आवाज आई। ये तो युनजंग की पूर्व पत्नी है जो कल रात यहाँ दफन हो गई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वापस शेन चुए को देखा तो वो बिल्कुल अजनबी लगी। उसने एक लंबी सांस ली और समझाने की कोशिश की। जब युनजंग की पत्नी गई थी तब मैंने तुम्हें छोड़ा और फौरन चली गई। मैं नहीं चाहती कि इस बात से तुम उनके बारे में कुछ गलत सोचो। आखिर में बड़े का सम्मान होता है, उनकी पत्नी के लिए ये जगह ज्यादा सही है। एक पल मैं बस हंसा। मुझे खुद नहीं पता था कि गुस्सा करूं उसकी इस चालाकी पर, या दुख करूं उसके लू युनजंग के लिए सच्चे और गहरे प्यार पर। और इसी पल मुझे सच समझ आया। शेन चुए मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि लू युनजंग की शादी हो गई थी। जब वो चला गया और उसकी पत्नी गई तो उसने मुझे एक झटके में छोड़ दिया और उसके पास चली गई। मैं उसके लिए एक बैकअप था, एक ऑप्शन, कभी उसकी प्रायोरिटी नहीं। ये सब जानकर लगा जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। एक भी आवाज़ नहीं निकली। दिल में जैसे कोई डूब गया, कैंसर की हर चेमों से भी ज्यादा दर्दनाक। नाक से गर्म खून निकला और कब्र की सीढ़ियों पर टपका। सिर घूमा, पाँव ने जवाब दे दिया और मैं जमीन पर गिर गया। शेनचुए तेज कदमों से दौड़ी और मुझे संभाला। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन मैंने होश में उसे हटाया और मुश्किल से 2 शब्द कहे, ठीक हूं मैं। उसे यकीन नहीं आया। मैं डॉक्टर हूं, देखने दो। मैंने चेहरे से खून पोंछा और उसे छूने से मना किया। हाँ डॉक्टर हो, लेकिन पैथोलॉजी डॉक्टर हो। तुम्हारे हाथ बॉडीज डायसेक्ट करते हैं, मुर्दों को छूते हैं। मैं अभी मरा नहीं। शेन चुवे की आंखें गहरी हो गईं। मैंने उसे इग्नोर किया, जमीन से एक लाठी उठाई और उसे केन की तरह इस्तेमाल करते हुए लड़खड़ाते हुए नीचे उतरकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी मेन डॉक्टर जी यानली ने मुझे देखा तो घबरा गई। उन्होंने नर्स को तुरंत वार्ड अरेंज करने को कहा। ड्रिप लगाई, स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दी। कुछ गड़बड़ न हो इसलिए पूरी बॉडी का चेकअप भी करवाया। अगले दिन रिपोर्ट आने पर उनका चेहरा गंभीर था। गुहान, तुम्हारा बॉडी लिमिट पर पहुंच गया है। आखिरी टाइम है, हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, कहीं नहीं जा सकते। लिमिट मतलब कितना? मैंने हल्के से पूछा। हम कलीग्स तो हैं, सच बता सकते हो। जी यानली की आंखें भर आईं। तुम्हारा हाल ऐसा है कि कभी भी गिर सकते हो और शायद उठ ना पाओ। गुहान, हॉस्पिटल मत छोड़ो। उनकी आवाज भर्रा गई। हाथ में रिपोर्ट थामे मैंने कमजोरी से मुस्कुराया। क्या मेरी जिंदगी का आखिर आ गया? वो चुप रहीं। इमोशंस छुपाने की कोशिश में थीं, लेकिन आंखें सब बोल रही थीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी। मौत जिंदगी तो किस्मत में होती है, इतना जिया, शुक्रगुजार हूँ। पापा माँ को खुद विदाई दी, अब खुद को भी विदाई दूंगा, और एक बॉडी डोनर टीचर बनकर यहीं रहूंगा। मेडिकल फील्ड में योगदान भी होगा, ये भी एक तरह की जिंदगी है। जी यानली ने मुंह फेर लिया, आंसू गिर गए। मैंने उनका हाथ थामा, चाहा कि वो मेरे लिए दुखी ना हो। ठीक है, इस बार तुम्हारी बात मानता हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरा हाथ कसकर दबाया। लेकिन हॉस्पिटल में रहने से भी कुछ होने वाला नहीं था। हर सुबह आंख खुलती तो जी यानली तरह तरह की मेडिसिन देती, किसी तरह सांसें थमाए रखती ताकि मैं थोड़ा और दुनिया देख सकूं। लेकिन जब मेडिसिन का असर खत्म होता, हड्डियों से उठता वो दर्द, जैसे सब कुछ अंदर से निकल रहा हो। पसीने से तरबतर होता था, जबड़े भिंचे रहते, आवाज तक नहीं निकलती थी। कई दिनों की बारिश खिड़की पर थपथपाती रहती, जैसे मेरे लिए रो रही हो। थोड़ा बेहतर लगा तो कोट पहनकर कॉरिडोर के स्टेयर्स पर ताजी हवा लेने निकला। पीछे से जूतों की आवाज आई। गुहान साहब। आवाज सुनकर मुड़ा। लू युनजंग का। उसका चेहरा दमकता हुआ, एकदम हेल्थी। और मैं, पीला चेहरा, एक ढीला और पतला कोट, जो बीमारी छुपाने के काम आ रहा था। उसने एक पल हैरान होकर देखा और फिर बोला, मैं आज खास तुमसे माफी मांगने आया हूँ। पहले तुम्हारी जगह ले ली, सच में बहुत बुरा हुआ। ये कहते हुए उसने झुककर बो किया। मैंने नजर हटाकर बाहर बारिश में देखा। वो बात गई, मुझे नहीं उठानी। उसके चेहरे पर एक पोलाइट सी स्माइल थी, लेकिन टोन कुछ और ही था। जो बात गई उससे जुड़ा इंसान भी नहीं होना चाहिए, है ना? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। उसने हल्की सी स्माइल ली। मुझे पता है तुम चूहे के एक्स हो। हम बचपन से साथ हैं, उसे मुझसे प्यार है, घर वाले भी मुझे पसंद करते हैं। हाँ, मेरी ये दूसरी शादी है, लेकिन मैं उसकी यूथ हूँ, उसकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। तुम उसका एक छोटा सा पास्ट हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच मत आओ। खिड़की से हवा आई और दिल ठंडा हो गया। मैंने सीधे लू युनजंग की आंखों में देखा। अगर इतना कॉन्फिडेंट हो उसके प्यार पर, तो मेरे पास आकर यह कहने की जरूरत क्या थी? लू युनजंग के पास जवाब नहीं था। मुझे भी इस बेकार बातचीत में इंटरेस्ट नहीं था। मैं मुड़ा और चला गया। शायद हवा लगी, रात को तेज बुखार चढ़ गया। सिर फटने लगा, पूरा बॉडी जैसे पत्थर से कुचला हो।
रंग एकदम सफ़ेद हो गया था। जियानली फिर इंजेक्शन देने आई, लेकिन मुझसे सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठंडा पसीना छूट रहा था। मैंने धीरे से कहा, प्लीज़ नहीं, इंजेक्शन बहुत तकलीफ़देह है। बीमारी में हर एक पल इतना लंबा लगता था। मेरी गुजारिश की आंखें और हाथ बाहों पर भरे नीडल के निशान देखकर जियानली ने बहुत देर सोचा, फिर मान गई। उस रात इंजेक्शन नहीं, उन्होंने नर्स को भेजा और खुद मेरे साथ पूरी रात रहीं। सुबह की हल्की रोशनी में कई दिनों की बारिश आखिरकार रुकी। धूप खिड़की से झांकने लगी। मैंने आखिरी ताकत जुटाकर हाथ बाहर निकाला, उस रोशनी को महसूस करने के लिए। डॉक्टर साहब धूप निकल आई। दूसरी तरफ शन चुहे पूरे दिन क्लिनिक में बिजी रही। बस ऑफिस में बैठी ही थी कि असिस्टेंट अंदर आया। शन डॉक्टर, 0482 नंबर के बॉडी डोनर टीचर आ गए हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। इस बार के डिसेक्शन के लिए हॉस्पिटल ने एक लाइव क्लास का प्लान किया है। पूरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को बुलाया गया है, प्लीज तैयार रहें। शनचुए को उस वॉलंटियर की याद आई जो उस दिन कैफे में नहीं आया था। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, समझ गई। डायसेक्शन सेंटर में पहुंचकर उसने टेबल पर व्हाइट शीट में लिपटे बॉडी डोनर देखा। अचानक दिल धड़क उठा, पता नहीं क्यों। आसपास कई कॉलीग्स पहले से थे, एक कैमरा भी था रिकॉर्डिंग के लिए। वो शांत कदमों से आगे बढ़ी, टेबल के सामने खड़ी हो गई। सबने मिलकर बॉडी डोनर को साइलेंट ट्रिब्यूट दिया। 3 सेकंड्स की मौन श्रद्धांजलि के बाद उसने ग्लव्स पहने, क्योंकि उन्होंने बीमार पिता की देखभाल के लिए जॉब छोड़ी थी और खुद भी कैंसर से लड़ रहे थे कई सालों तक। हाँ, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान थे। बॉडी डोनर बनकर अब भी मेडिकल फील्ड की सेवा कर रहे हैं। ये सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। शेनचुए के डाइसेक्शन नाइफ थामे हाथ एक पल रुके। दिमाग में किसी का चेहरा आया, अजीब सा, लेकिन सामने कैमरा था। उसने एक लंबी सांस ली, मन को शांत किया, नाइफ कसकर पकड़ी और शीट का कोना धीरे धीरे उठाया। उसी वक्त पास खड़ी नर्स ने फाइल खोलकर साफ आवाज में बोला, बॉडी डोनर का नाम गुहान, उम्र 28 साल, डेथ डेट 2026 8 अप्रैल। शनचुए का हाथ हवा में रुक गया, दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। वो मैं था? व्हाइट शीट के नीचे लेटा बॉडी डोनर वॉलंटियर मैं था। शनचुए के खून में जैसे बर्फ घुल गई। कान में सनसनाहट होने लगी, आसपास की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गईं। मैं वहां पड़ा था, पीला चेहरा, हाथों और बाहों पर नील के निशान, छोटे छोटे नीडल के मार्क्स और सीने पर उसके नाम का कपल टैटू। दिमाग का एक तार टूट गया। शेन चुए बस देखती रह गई। वुहान टीचर दिल्ली मेडिकल यूनिवर्सिटी की पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के होनहार ग्रेजुएट थे। काम बड़ी लगन से करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। कैंसर से 3 साल तक लड़े और जाते जाते बॉडी डोनर का डिसीजन लिया ताकि मेडिकल फील्ड में काम आ सके। तो मतलब मैंने इसलिए जॉब नहीं छोड़ी थी कि थक गया था, बल्कि जिंदगी ही खत्म हो रही थी। मेरी बॉडी शेन चुए के सोच से कहीं ज़्यादा कमज़ोर थी। 6 फीट का इंसान, सिर्फ हड्डियाँ। दोबारा मिलने के बाद की सारी यादें एक साथ उमड़ पड़ी। मेरा कमज़ोर बॉडी, पीला चेहरा, सूखे होंठ और वो पल जब नाक से खून बहते हुए गिरा था। सब कुछ अब सेंस बन रहा था, लेकिन इतना अचानक था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो सारी उलझी हुई फीलिंग्स एक साथ उफान पर आ गईं, जैसे कोई जाल उसे चारों तरफ से घेर रहा हो। शेन चुवे को लगा सिर फटने वाला है। वो नाइफ पकड़े हुए भी थी। सामने कलीग्स थे, लीड्स थे, कैमरा था। वो टेबल पर लेटा था और कैमरा उस पर था। उसने ये टीचिंग सेशन रोकना पड़ा। माफ़ करना सबको, अपनी पर्सनल वजह से आज की लाइव क्लास अभी के लिए रोकनी पड़ रही है। मुझे इस बॉडी डोनर की बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानना है। ये क्लास अगले शुक्रवार तक शिफ्ट होगी, सॉरी। ये कहकर उसने सबके सामने बो किया। सबको उसके इस अचानक फैसले पर हैरानी हुई, लेकिन माहौल भांपकर किसी ने कुछ नहीं कहा। रिकॉर्डिंग बंद की। डिपार्टमेंट हेड सामने आए। शेन डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? शेन चुवे की आवाज़ भारी थी। ये बॉडी डोनर मेरे एक जानने वाले हैं। मुझे उनके जाने की खबर आज ही लगी। शॉक बहुत ज़्यादा था, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सका। लोग हैरान थे। उन दोनों का कनेक्शन था। शेन डॉक्टर और गुहान दोस्त थे। सुना नहीं था पहले। वो भी उसी यूनिवर्सिटी से पैथोलॉजी में थे ना, सेम बैच रहे होंगे। कहीं क्लासमेट्स तो नहीं थे? हैरानी है, शेन डॉक्टर इतनी कोल्ड दिखती हैं, लेकिन इतनी इमोशनल निकली। डॉक्टर्स ने डेथ देखी है, लेकिन दिल सबका होता है। सबने अफसोस किया। हेड ने शन चुए के कंधे पर हाथ रखा। पुराना जानने वाला था, क्लास बाद में होगी। वो खुद आगे बढ़कर बाहर चले गए और बाकी लोग भी निकल गए। सबको जाते देखकर शन चुए ने माफी मांगी, लेकिन सीने पर एक भारी पत्थर था। सांस लेना मुश्किल था। जाते जाते भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, याद है जब गुहान रेसिडेंट था, उसने हमें अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई थी? मुझे लगा शन डॉक्टर जैसी दिखती थी। अरे हाँ, उसने तो कहा था गर्लफ्रेंड शायद गुजर गई। हाँ याद है, कह रहा था शादी करनी है, घर भी तैयार कर लिया है, पार्टी भी देनी थी हमें, लेकिन बाद में कभी जिक्र नहीं किया। लगता है कुछ हो गया था उसे। जब भी गुहान हॉस्पिटलाइज था, वो या उसके पापा, उसकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं आई। सब एक बार फिर दुखी हो गए। किस्मत को जैसे दुखी लोग पसंद आते हैं। वो धीरे धीरे दूर चले गए। आवाजें हवा में घुल गईं। शेन चुए वहां खड़ी थी, मुझे देख रही थी, जो अब कभी न उठ सका। दिल में एक ठोकर सी लगी। तो सबको पता था कि हम लगभग शादी तक पहुंच गए थे।
लेकिन एक नाम का फासला रह गया। उस शांत डायसेक्शन रूम में शेन चुवे को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, भारी सांसें भी। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इस तरह उसके सामने लेटा होऊंगा। पास खड़ी नर्स ने धीरे से बोला। शेन चुवे ने हाथ बढ़ाया। गुहान की फाइल दो और तुम भी बाहर जाओ। उसकी नज़र मेरे उस चेहरे पर थी जो दर्द में होते हुए भी मुस्कुरा रहा था। नर्स ने बिना कुछ कहे फाइल दी और रूम छोड़ दिया। शेन चुवे ने फाइल खोली। मेरे हॉस्पिटल में रहने के दौरान के रिकॉर्ड्स पढ़ने लगी। लगा जैसे किसी बड़े हाथ ने दिल को मुट्ठी में पकड़ लिया हो। इतना दर्द था कि सांस नहीं आ रही थी। फाइल्स थामे हाथ अचानक भिंच गया। वो मुड़ी और पास के कंप्यूटर पर गई। मेरी डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री देखनी थी। कीबोर्ड की आवाज़, माउस का स्क्रॉल, हर क्लिक दिल पर लग रही थी। आखिरी स्क्रॉल के साथ सब रिकॉर्ड सामने आ गए। 3 साल, 567 डिटेल्ड मेडिकल एंट्रीज। मेरी बीमारी एक एक कदम बढ़ती गई जब तक कि कोई उम्मीद न बची। शेन चुवे का माउस थमा हाथ थोड़ा कांप रहा था। जब वो गई, उसके जाने के कुछ ही समय बाद मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ। 3 साल तक मैं बस देखता रहा, खुद को मौत की तरफ जाते हुए। मैं खुद भी डॉक्टर था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। और जब मैं इतनी तकलीफ में था, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसा था। मेरा इरादा नहीं था। वो बड़बड़ाई, कुछ भी ठीक से नहीं कह पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि असली वजह ये थी। उस पल वो चाहती थी कि कोई उससे चिल्लाकर लड़े, गाली दे, कुछ तो कहे, लेकिन सामने कोई रिएक्शन नहीं था। शेन चूहे का दिमाग सोचने लायक नहीं रहा था। वो बस देखती रही, जैसे कई साल पहले यूनिवर्सिटी के क्लास में हम होते थे और धूप मेरे चेहरे पर पड़ती थी। वो पास बैठा होता था और चुपचाप मुझे देखता था। मैं थोड़ी देर में महसूस कर लेता था और मुड़कर मुस्कुरा देता था। शेन चूहे, क्या देख रहे हो? तुम्हें मुझ में क्या है देखने को? टीचर देख लेंगे। पुरानी यादें इतनी खूबसूरत थीं कि ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत नहीं थी। तभी डोर पर नॉक हुआ। शन चूहे ने खुद को संभाला, इमोशंस को दबाया और दरवाज़ा खोला। बाहर जी यानली खड़ी थी, वाइट कोट में। उन्होंने शेन चुवे को ऊपर से नीचे देखा, फिर रूम में झांका, फिर वापस शेन चुवे पर नजर टिकाई। शेन डॉक्टर, आज ये क्या हुआ? गुहान की क्लास क्यों रोकी? उसकी आंखों में एक ऐसी फीलिंग थी जो शब्दों में नहीं आ रही थी। क्यों नहीं बताया कि 0482 वॉलंटियर गुहान है? जी अनली थोड़ी रुकी, फिर माथे पर बल के साथ बोली, किसी भी वॉलंटियर की आइडेंटिटी जब तक जिंदा हो कॉन्फिडेंशियल रहती है। यह हॉस्पिटल का रूल है। शेन चुवे के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं गुहन की गर्लफ्रेंड थी। जी यानली चौकी, तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी? शेन चुवे ने हाँ में सिर हिलाया। 3 साल पहले तक। लेकिन हॉस्पिटल में तो कहा जा रहा था तुम्हारी फैमिली है। जी यानली ने उसे देखा। शेन चुवे का दिल एक पल के लिए डूबा, आंखें धीरे धीरे बुझ गईं। उसने एक्सप्लेन किया, मेरी शादी नहीं हुई है, बस एक क्लोज फ्रेंड के जाने के बाद उनके हस्बैंड और बच्चे का ख्याल रख रही हूँ। जी यानली थोड़ी हैरान हुई, लेकिन कुछ नहीं बोली। शनचूवे का हाथ अनजाने में बंद हो गया और उसमें एक उम्मीद भी थी जो उसे खुद पता नहीं थी। मैं पूछना चाहती हूँ, वुहान के जाते वक्त उसने कुछ कहा था या मेरे लिए कुछ छोड़ा था? नहीं, जी एनली ने बिना रुके सीधे कह दिया। शिन चूहे का दिल नीचे डूब गया। वो भी चुप हो गई। जी एनली से रहा नहीं गया। तुम कहती हो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो इतने समय में एक बार भी क्यों नहीं आए? उसके पापा की बीमारी का तक पता नहीं था। वो उनके बीच की बात नहीं जानती थी। लेकिन मुझे इन 2 सालों में बहुत तकलीफ हुई। मुट्ठी भर दवाइयाँ खाना, बार बार कीमोथेरेपी, रेस्क्यूज, हर रात अकेले रोना, सुबह फिर मुस्कुराना। एक तरफ बीमार पिता की देखभाल, इस सब में शेन चुए कभी नहीं आई। काश कोई साथ होता तो शायद वो दिन इतने भारी ना होते। शेन चुए वहीं खड़ी रही, कुछ भी कहने के लिए मुंह नहीं खुला। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वर्ड्स नहीं आए। चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद होता गया, हाव भाव बुझ गए। हाँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। उसने मुझे फेल किया था और अब मैं था ही नहीं। कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। जी अनली मेरी तरफ से कुछ मांगना चाहती थी, लेकिन बात आते आते रुक गई। फिर भी उनसे रहा नहीं गया। गुहान की आखिरी विश थी कि वो बॉडी डोनर बने, चाहे तुम्हारा रिश्ता जो भी रहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जाने के बाद उसे कोई पछतावा ना हो। ये कहकर वो मुड़ गई। शेनचुए उनकी पीठ देखती रही, गला भरता रहा। आखिर में बस दिल में हाँ कहा। यही वो आखिरी चीज थी जो वो मेरे लिए कर सकती थी। रूम में वापस आते ही शेनचुए को ब्रोकर का मैसेज मिला। शेन डॉक्टर, नॉर्थ माउंटेन विला की सारी हैंडओवर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं। आप कभी भी शिफ्ट कर सकती हैं। मेरे 3 साल से संभाले उस घर की बात याद आई और दिल फिर भारी हो गया। फिर लू युनजन का कॉल आया। शेन चुवे ने कुछ सेकंड सोचकर उठाया। चुवे, आज न्यानियन का बर्थडे है, जल्दी घर आ जाओ। बच्ची रात को अकेले सेमेट्री ना चली जाए, इसलिए याद रखना। शेन चुवे का दिल बहुत दर्द कर रहा था, इतना कि कुछ बोलना मुश्किल था। मैं एक सफ़ेद ड्रेस में था, आंखें सूजी हुई थीं, पिता का कलश सीने से लगाया था। उसे देखकर मेरी आंखों में पल भर के लिए खुशी चमकी, लेकिन जब उसने देखा कि पास में एक बच्चा है और एक और आदमी खड़ा है, तो वो चमक बुझ गई। शेन चुवे चुपचाप मेरे पास आई, मेरा पीला चेहरा देखा और खुद भी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। चुवे, सुन रहे हो? फोन की दूसरी तरफ लू युनजंग की आवाज़ फिर आई। हाँ, सुन रही हूँ, शेन चुवे ने होश में जवाब दिया। उसकी आवाज़ शांत थी। आज रात जल्दी आ जाऊंगी और एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। घर के रास्ते पर शेन चुवे का ध्यान बिल्कुल नहीं था। कई बार रेड लाइट पर वो रुके नहीं,
पीछे के ड्राइवर्स ने गालियां दी, उसे परवाह नहीं थी। घर के दरवाजे पर पहुंची तो दिमाग में अभी भी वही शीट हटाने का सीन था। वो काफी देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर की लगाकर अंदर गई। माँ आ गई तुम। न्यानियन दौड़ती हुई आई और शिनचुए से लिपट गई। माँ आज बहुत थकी लगती हो, न्यानियन तुम्हारी बहुत याद आई। शिनचुए ने उसे गोद में उठाया और थकी हुई मुस्कान दी। मुझे भी याद आई। आज स्कूल में खाना खाया? हाँ, न्यानियन ने जोर से कहा। लू युमजंग भी आखिरी डिश टेबल पर रख रहे थे। हाथ पोंछते हुए बोले, खाना तैयार है, दोनों हाथ धोकर आ जाओ। दोनों ने हाथ धोए और खाने बैठे। टेबल पर खाना ही खाना था। बीच में एक एस्ट्रोनॉट थीम का बर्थडे केक था, 5 रंगीन कैंडल्स के साथ। कैंडल्स जलाई गईं। तीनों ने मिलकर बर्थडे सॉन्ग गाया। न्यानियन खुशी से न्यानियन ने हाथ जोड़े और मांगा, भगवान प्लीज पापा और माँ को हमेशा साथ रखो। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहूं। आंखें खोली और एक ही सांस में सारी कैंडल्स बुझा दी। लू युनजंग ने एक डॉल का गिफ्ट बॉक्स निकाला और न्यानियन को दिया। न्यानियन, ये पापा का गिफ्ट है, देखो पसंद आया? न्यानियन की आंखें चमकी। फिर उसने शेनचुए की तरफ देखा। माँ, तुमने मुझे क्या दिया? शेनचुए एक पल के लिए रुकी, भूल गई थी। लू युनजंग का चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। न्यानियन को एहसास हुआ कि उसने गलत कहा। वो जल्दी से शेनचुए का हाथ पकड़कर बोली, न्यानियन को माँ के गिफ्ट की जरूरत नहीं, माँ बर्थडे पर साथ है, बस यही काफी है। ये कहते हुए वो शेनचुए के लिए सबसे बड़ा केक पीस काटने लगी। शेनचुए उठी और बोली, मैं कार में रखाई हूँ नीचे, अभी लाती हूँ। वो हॉलवे में गई, की उठाई और दरवाजा खोला। लो युनजांग झट से पीछे आया। रहने दो, तुम थकी हो, मैं ले आता हूँ। नहीं। शेनचुए ने ऑटोमेटिकली मना किया और तेज कदमों से निकल गई। लेकिन बाहर निकलते ही वो लड़खड़ाई और लगभग गिर ही गई। लू युनजंग ने घबराकर थाम लिया। ठीक हो, ठीक हो। शेनचुए ने हाथ हिलाया और तेज कदमों से नीचे की तरफ बढ़ गई। लेकिन उसकी माथे की लकीरें बता रही थीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। घर आने से अब तक वो मन में कहीं नहीं थी। लू युनजंग उसकी पीठ देखता रहा। मुट्ठी अनजाने में बंद हो गई, आंखें बुझ गईं। न्यानियन दौड़ती हुई आई और उनके पास खड़ी हो गई। पापा, क्या मुझे माँ से गिफ्ट नहीं मांगना चाहिए था? लू युनजंग ने उसे गोद में उठाया। ऐसा नहीं है, हमारी न्यानियन को कोई भी कैसे पसंद नहीं करेगा। माँ बस नीचे से गिफ्ट लेने गई है। लेकिन शेनचुए गिफ्ट लेने बहुत देर से लौटी। न्यानियन का फेवरेट एविएशन मॉडल था। बच्ची जो खुद को ब्लेम कर रही थी, वो खुशी देखकर सब भूल गई। वो खुशी से शेनचुए के आसपास चक्कर लगाने लगी। लेकिन लू युनजन का मूड ठीक नहीं था। न्यानियन के सोने के बाद उसने पूछा, आज कुछ हुआ? घर आने से तुम ध्यान में ही नहीं थी। शेनचुए ने नजर उठाई और सीधे देखा। गुहान चला गया। ये 4 शब्द सुनकर पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। शेनचुए ने आगे कहा, पहले जो टूम्बस्टोन तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए था, वो उसने खुद के लिए खरीदी थी। लू युनजंग एक पल के लिए रुका, फिर बोला, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा। शेनचुए की आंखें कहीं खाली हो गईं। उसे कैंसर था, ये भी आज डायसेक्शन क्लास में पता चला। उसने सोचा था हमारी आखिरी मुलाकात कई तरह की हो सकती थी, लेकिन ऐसी ये कभी नहीं सोचा था। लू युनजंग चुपचाप उसके एक्सप्रेशंस देख रहा था। दिल धीरे धीरे डूबता जा रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शेनचुए पहले ही बोल उठी, मैंने नया घर ले लिया है, कल से यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। लू युनजंग का दिल पूरी तरह डूब गया। आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। इतनी जल्दी? उसने शेनचुए की तरफ देखा। आवाज में गुजारिश थी, प्लीज मत जाओ। न्यानियन ने तुम्हें सच्ची माँ मान लिया है, वो अभी छोटी है। तुम गई तो क्या करेगी? शेनचुए एक पल चुप रही। आंखें गहरी और उदास थीं। अब सब सेटल हो गया है, मुझे जाना चाहिए। आगे की चिंता मत करो, अवान की तरफ से मेरे कुछ वादे हैं। एक दोस्त की तरह तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। मैं नहीं मानता। लू युनजंग की आंखों में जिद थी। न्यानियन माँ के बिना नहीं रह सकती। शेनचुए उठ खड़ी हुई, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल में काम है, पहले जाती हूँ। लू युनजंग उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी ठंडी आंखों ने रोक दिया। आखिर मस देखता रहा। शेनचुए ने दरवाजा खोला, नीचे उतरी और रात के अंधेरे में चली गई। शेनचुए रात में खड़ी थी, जाने की जगह पता नहीं थी। गाड़ी चलाती रही, बस यूं ही शहर में घूमती रही। आखिर में हॉस्पिटल वापस आ गई, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। वो स्टोरेज रूम में गई जहां बॉडीज रखी थी। मुझे ड्रॉर से निकाला, पास बैठी और फोन पर हमारी पुरानी यादें देखने लगी। हम साथ क्लास में बैठे थे, कैंपस में शाम की धूप में चले थे, साथ ट्रैवल किया था, ल्हासा के जोखाम टेम्पल के सामने माथा टेका था। शेनचुए को याद था, दोनों ने रिम्पोचे से दुआ मांगी थी, हे भगवान, हमें हेल्दी रखो, हमेशा साथ रहने दो। वो यादें और यह रियलिटी एक चाकू की तरह बार बार सबसे दर्दनाक जगह काट रही थी। शेनचुए ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, अगर दुनिया में सच में कोई ऊपर वाला है, तो मेरे प्यार को क्यों नहीं बचाया? वो मेरे पास आकर लेट गई, दुखी होकर देखती रही। हमने कहा था 100 साल साथ जिएंगे, तो तुम इस तरह अचानक कैसे चले गए, बिना कुछ कहे? अगर जानती कि बस 3 साल बाकी थे तो वो बातें कभी नहीं कहती। उसने मुश्किल से बात निकाली, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। उसने छत की तरफ देखा और खुद से बात करने लगी। सच में 3 साल पहले मेरा मन करके ब्रेकअप नहीं किया था। युनजंग की एक्स वाइफ गुजर गई थी, वो मेरी जान बचाने वाली थी। उनके हस्बैंड और बच्चे की जिम्मेदारी लेना जरूरी था। लेकिन कोई मर्द ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी बीवी किसी और के लिए करे। तुम इतना प्यार करते थे, शायद मान लेते,
लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। यह भी नहीं जानती थी कि हमारे पास बस 3 साल थे। काश अगर दोबारा मौका मिले तो हर एक पल को जी भर के जीऊं। देर रात से सुबह तक शेन चूहे बोलती रही। हम दोनों जैसे उन पुराने प्यार के दिनों में वापस आ गए थे। आखिर में वो धुंध में सो गई। सपने में हम दोनों उन दिनों में थे जब सबसे ज्यादा प्यार था। और उसके पास जहां सांसें बंद हो चुकी थीं, मेरी उंगली अचानक हिली और मेरी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। मैं छत को देख रहा था। कुछ पल के लिए कंफ्यूजन रहा। लगा जैसे एक बहुत लंबा सपना देखा था। उस सपने में मैंने अपने डॉक्टर को देखा था। असल में यह दुनिया एक नॉवेल जैसी थी और शेन चुए इसकी फीमेल लीड थी और मैं उसकी स्टोरी में जल्दी मर जाने वाला एक्स बॉयफ्रेंड। लेकिन इस पल मैं अपने सीने पर हाथ रखकर दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। मैंने देखा पास में शेन चुवे लेटी थी, हल्की सांसें चल रही थीं, अभी अभी सोई थी। उसे दोबारा सामने देखकर एक पल के लिए मेरी सांस फिर रुक गई। उसके चेहरे पर वही ठंडम था। मैं मुस्कुराया तो चांद जैसी बस लेटी हुई थी, लेकिन देखते नहीं बनता था। हल्की सी भ्रौन होकर लगा कोई परेशानी है। सोचा नहीं था दोबारा मिलेंगे। मेरा दिल भी थोड़ा तेज धड़का। लेकिन सपने की यादें आते ही मैं वापस होश में आया। हम दोनों की स्टोरी उसी पल खत्म हो गई जब मैंने आखिरी सांस ली। रही बात मेरे वापस आने की, शायद ये ऊपर वाले की उस बेचारे इंसान के लिए एक नेमत थी। मैंने शेन चुवे को जगाए बिना उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। शेन चुवे, हमारी स्टोरी पूरी तरह खत्म हुई। हॉस्पिटल से निकला तो पता चला कि मेरे जाने के बाद जैसे दुनिया मुझे भूल गई थी। हॉस्पिटल में कोई मुझे पहचानता नहीं था। जो डॉक्टर्स और नर्सेज मुझे जानते थे वो भी नहीं पहचान रहे थे। सब अजनबी नज़रों से देख रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर निकला तो एक अजीब सा खालीपन था। अगर कोई मुझे याद नहीं करता तो अब मैं कौन हूँ और कहाँ जाऊँगा। मैंने नेट पर अपना नाम सर्च किया। शुक्र है आइडेंटिटी अभी भी थी। बैंक अकाउंट्स और बैलेंस भी सेफ था। मैंने एक लंबी सांस ली। नॉवेल की दुनिया में मेरी स्टोरी खत्म हुई, लेकिन असल जिंदगी अभी चल रही थी। सोचते सोचते मैंने तय किया पोर्ट सिटी की टिकट लूंगा। बीजिंग छोड़ूंगा, शेनचुए को छोड़ूंगा, उसकी स्टोरी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। टूमस्टोन के 10 गुना पेनल्टी का पैसा, नॉर्थ माउंटेन विला बेचने का पैसा, सब मिलाकर मैंने तुरंत टिकट बुक की। लेकिन जाने से पहले सेमेट्री गया। पापा माँ से मिलना था। जब घुटने जमीन पर टिके तभी एहसास हुआ कि यह दोबारा जन्म सच में हुआ है। पापा माँ की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखते ही आंसू बह निकले। सोचा था जल्द ही तीनों मिलेंगे, लेकिन ये हो गया। पापा माँ, आया हूँ देखने, बेटा नालायक है, माफ करना। बीजिंग छोड़कर पोर्ट सिटी जा रहा हूँ। शायद अब कभी वापस ना आ सकूं। शायद तुम लोगों के पास भी अब ना आ सकूं। लेकिन तुम लोग नीचे मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। आखिरकार मैंने अपनी हैरान करने वाली बात उन्हें नहीं बताई। कब्र पे बहुत देर खड़ा रहा। फिर फोन पर नोटिफिकेशन आई, आपकी फ्लाइट CN 686 को उड़ान भरने में 5 घंटे से कम समय बचा है। मैंने पापा माँ को दिल से विदाई दी, कैब बुलाई और एयरपोर्ट चल दिया। एयरपोर्ट में भीड़ थी, रौनक थी। टर्मिनल पर खड़े होकर बीजिंग का आखिरी सनसेट देखा। पहले मुझे सनसेट से नफरत थी। लगता था ये डेथ है, एंडिंग है, विदाई है। लेकिन अब दोबारा देखकर लगा शायद ये एक नई शुरुआत है। जैसे सूरज को रात के अंधेरे से गुजरना पड़ता है और बसंत को पहले सर्दी की बर्फ झेलनी पड़ती है, ठीक वैसे ही मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आ रहा था। तभी एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट गूंजी, CN 6865 फ्लाइट के पैसेंजर्स ध्यान दें, आपकी फ्लाइट का चेक इन अभी शुरू हो रहा है। मैं अपना ID कार्ड लेकर गेट की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, गुहान। और इससे पहले कि मैं मुड़ता किसी ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उस गले में हरी घास जैसी खुशबू थी। मैंने ऊपर देखा, सामने शनचोए थी, आंखें लाल भरी हुई। गुहान, उसकी आवाज रुंध गई थी। गर्म आंसू मेरी गर्दन पर गिरे। वो बेतरतीब बोल रही थी, कुछ भी साफ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मैं, क्या तुम मुझे याद करती हो? मुझे लगा था इस दुनिया में कोई मुझे याद नहीं रखेगा, जैसे मेरे जाने के साथ मेरा वजूद भी मिट गया हो। शेनचुए ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। याद है गुहन, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तुम मेरे असली प्यार हो। वो बोली। जब मेरी आंख खुली तुम वहां नहीं थे। मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, कहीं नहीं मिले। नर्सेस से पूछा, डॉक्टर से पूछा, पर सबने कहा कि उन्हें तुम याद नहीं, जैसे एक ही रात में सबने तुम्हें भुला दिया हो। तुम्हारे होने का कोई निशान नहीं बचा था। तुम्हारी यादें मुझे एक सच्चे सपने जैसी लगने लगी। मैं खुद सोचने लगी कि शायद मेरा दिमाग ठीक नहीं रहा। फिर मैंने किसी से CCTV फुटेज दिखवाई और तब जाकर मिली तुम। थोड़ी और देर होती तो शायद फिर चूक जाती। जब वो उठे और देखा कि तुम नहीं हो, कोई याद नहीं करता, एक पल के लिए लगा सच में बस एक सपना था। लेकिन जब जान को चुटकी काटी और दर्द हुआ तो समझ आया ये सपना नहीं था। जो इंसान से प्यार था वो गायब हो गया था और किसी को याद भी नहीं। फिर तो जैसे पागल हो गए, पूरी सिटी छान मारी। हर पल हर सेकंड दिल में आग लगी थी। वो डर जो था जैसे नर्क से भी नीचे उतर गए हो। मौत की खबर सुनने से भी ज्यादा तकलीफ थे। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा। अहान, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बस एक और चांस दो। वो दूसरी बार ये दर्द नहीं झेलना चाहते थे। खोकर वापस पाने का एहसास रोलर कोस्टर जैसा था। लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम ब्रेकअप कर चुके थे। मैंने शेन चुए को पीछे धकेला, उनका गर्म आलिंगन छोड़ दिया। शेन चुए की आंखें बुझ गईं। ब्रेकअप के बाद भी पैच अप हो सकता है,
उनकी गीली आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे दुम हिलाता कुत्ता। अगर ये 3 साल पहले होता या उस वक्त जब हम दोबारा मिले थे तो मैं ज़रूर रो पड़ता और उनसे लिपट जाता। लेकिन ज़िंदगी और मौत के बीच का वो सफ़र झेलने के बाद मेरे इमोशंस जैसे सूख गए थे। शिन चूहे के लिए वो गर्मजोशी नहीं रही। उस सपने ने मुझे समझा दिया था हमारे बीच कोई फ्यूचर नहीं था, बस एक अधूरा दुख भरा किस्सा था। फ्लाइट का वक्त हो रहा था। एयरपोर्ट अनाउंसमेंट फिर से आई। मैंने शन चुवे की तरफ देखा और आगे बढ़ गया, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने डांटा, वो नहीं मानी, बस जिद से मेरी आंखों में देखती रही। मैंने धीरे धीरे उनकी उंगलियां हटाई। शेन चुवे, तुमने खुद कहा था जब बात खत्म हो जाए तो दोनों आगे बढ़े, पीछे मत मुड़ो। शेन चुवे का चेहरा उतर गया। उनकी खूबसूरत आंखें, वो तेज नज़र सब टूटी हुई दिखने लगी। एक उदासी छा गई उन पर। बोली, आवाज़ में दर्द था, हन, मुझे पछतावा है। मैंने देखा और हल्की सी हंसी आई। लेकिन हम दोनों जानते थे पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं गेट की तरफ बढ़ गया। कोई गुड बाय नहीं, कोई मुड़कर देखना नहीं। ग्लास में रिफ्लेक्शन से दिखा, शन चुवे अकेली खड़ी थी, मेरी पीठ देख रही थी, आंखें लाल, नज़र बेबस, जैसे घर न मिला हो किसी बच्चे को। लेकिन मैं 3 साल इंतज़ार कर चुका था, अपने प्यार का, अपनी यादों का, उनके लौटने का इंतज़ार करते करते आंसू सूख गए, ज़िंदगी घिसट गई। और जब वो आई तो साथ में कोई और था, खुशहाल फैमिली साथ, और मैं अकेला पापा की अस्थियां लिए खड़ा था। अब मैं पीछे नहीं देखना चाहता था, उन यादों को भी नहीं। तेज कदमों से प्लेन की तरफ बढ़ा, सीढ़ियां चढ़ी, विंडो से देखा, दिल्ली धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी, एक बिंदु बनकर गायब हुई। मुझे लगा शायद अब असली जिंदगी शुरू होती है। 5 घंटे बाद गांगचेन का वॉल्टन होटल। मैं इतना थका हुआ था कि ठीक से सो भी नहीं पाया था। नहाया, लेटा और बस सो गया। जब आंख खुली, सुबह थी। सूरज अभी निकला ही था। धूप खिड़की के पर्दों से छनकर बिस्तर पर पड़ रही थी, गरम, उम्मीद भरी। नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गया। ऑनलाइन एक लोकल गाइड बुक करवाई। उनकी कार देखकर मैंने हेजिटेट करते हुए पूछा, क्या आप ही वो गाइड हैं? उन्होंने फ़ोन दिखाया, लगता नहीं। मैंने कहा, नहीं, आप ज़्यादा वो गाइड लगती हैं जो मैंने ढूंढी। वो हंसी, ये सबसे सस्ती कार है मेरे घर की। अगर मैं बोलूं कि पहले टैक्सी ड्राइवर थी तो क्या अब थोड़ा अच्छा लगेगा? देखकर लगा जैसे लाइफ एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और पूछा, यहाँ आसपास कहाँ अच्छा खाना मिलता है? चलो लोकल मॉर्निंग टी पिलाती हूँ। उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। हम 70 साल पुरानी एक ट्रेडिशनल टी हाउस गए। खाना बढ़िया था, दिल्ली से बिल्कुल अलग, फ्रेश एक्सपीरियंस। जब हम विक्टोरिया हार्बर देखने निकले तभी शेंचुए न जाने कहाँ से आ गई। वो मेरे सामने आकर बोली, ये कौन है? गाइड ने ऑकवर्ड होकर मुझे देखा। भाई, इन्हें बताया नहीं था? मैंने गुस्से से देखा। हम मैरिड नहीं हैं, 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। गाइड का एटीट्यूड बदल गया। शेंचुए को थोड़े नज़रअंदाज करते हुए देखा। मैं शेंचुए से बात नहीं करना चाहता था, आगे बढ़ने लगा। लेकिन उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और फिर पूछा, ये कौन है? उनका गला सूखा हुआ था, चेहरे पर जितनी शांति थी वो असली नहीं थी। शेन चूहे इमोशंस को हमेशा अंदर रखती थी, जैसे एक खामोश समुंदर। लेकिन मैं जानता था वो अंदर से टूट रही थी। बस इतना बोला, लोकल गाइड है। उन्होंने कहा, मैं मानूं तो? जैसा चाहो। मुझे उनसे ज्यादा बात नहीं करनी थी। मैंने हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गया। एक्स के साथ ऐसा ही होता है, मुलाकात नहीं होनी चाहिए। शेनचुए ने अचानक जोर से पुकारा, गुहन। मैंने मुड़कर देखा। उनकी नजर में गुजारिश थी। शेनचुए, ये तुम्हारी जगह नहीं है। उन्होंने पूछा, तो मेरी जगह कहाँ है? तुमसे दूर? मैं चुप रहा। आगे की कहानी उनकी और ल्यू युनजंग की थी, मेरी नहीं। शेनचुए तेज कदमों से आई और हाथ पकड़ना चाहा। मैंने हरा लिया। गुहान, एक और चांस दो। देखो, मैं फॉरगिवनेस कूपन लाई हूँ। उन्होंने एक छोटी सी बॉक्स निकाली। उसमें फॉरगिवनेस कूपन्स की पूरी स्टैक थी। ऊपर लिखा था, कभी एक्सपायर नहीं होंगे। जब हम साथ थे तब हम भी छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करते थे। तब मैंने उन्हें फॉरगिवनेस कूपन्स दिए थे। जब भी मुझे खुश करो, एक मिलेगा। जब भी मुझे नाराज करो, यूज करो। वो बहुत अच्छे पार्टनर थे, सरप्राइजेस देते थे, छोटे छोटे गिफ्ट्स लाते थे। इसीलिए मैंने उन्हें बहुत कूपन्स दिए। लेकिन वो डरते थे कि कहीं कम पड़ जाएं। सोचते थे शादी के बाद झगड़े बढ़ते हैं तब काम आएंगे। शादी नहीं हुई पर कूपन्स उन्होंने संभाल कर रखे। अहन। शेनचुए ने मेरा हाथ पकड़कर वो कूपन्स थमाए। लेकिन मैंने हाथ खोला और वो पास के डस्टबिन में गिर गए। शेनचुए, ये सब तो कब के एक्सपायर हो चुके थे, जिस दिन हमने ब्रेकअप किया उसी दिन। शेनचुए शैडोज में खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में था पर आंखें नम थीं। पीठ थोड़ी झुकी, मुठ्ठियां बंद खुल रही थीं। वो कुछ नहीं बोली। मैं मुड़ गया। शेनचुए दूर दूर से पीछे आती रहीं। जब भी मैंने देखा, नजरें चलाईं। घूमने का मन नहीं बचा। गाइड को थैंक यू बोला और अकेला होटल लौट आया। शेनचुए भी पीछे आई, मेरे रूम के बाहर बैठ गईं। मैं रहा नहीं। बोला, शेनचुए, आज वेंसडे है, हॉस्पिटल नहीं जाना? उन्होंने जवाब दिया, लीव ले ली। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो यहाँ गैंग चेंग में ट्रांसफर ले लूंगी। वैसे भी मैं उसी हॉस्पिटल में इसलिए गई थी क्योंकि तुम वहाँ थे। लेकिन तब तुम ऑलरेडी छोड़ चुके थे और तुम्हारी तबीयत भी बोलते बोलते रुक गई। वो डरती थी। डर था कि अगर छोड़ा तो फिर वही होगा, अलग हुए और फिर मिलना मुमकिन नहीं रहा। मैंने सोचा, एक बार डराऊं, मैं एक बार मर चुका हूं, क्या डर नहीं लगता कि मैं गोस्ट हूं? शेनचुए चौंकी, फिर गुस्से से बोली,
गुहान, ऐसे मत बोलो, तुम जिंदा हो, सामने खड़े हो। वो आगे बढ़कर गले लगाना चाहती थी, लेकिन मेरी नज़र देखकर रुक गई। बोली, उस रात मैं पूरी रात तुम्हारे पास बैठी रही, तुम्हें सोते देखा, तब जाकर समझा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मन में आया तुम्हारे साथ ही चली जाऊं। गुहान, आई लव यू। उनके सच्चे जज्बात सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए कांपा, लेकिन वो एहसास जल्दी ही बुझ गया। मैंने तंज में पूछा, फिर भी तुमने ब्रेकअप किया था बिना किसी हेजिटेशन के? मुझे याद है शिनचुए ने एक मैसेज भेजा था और गायब हो गई थी। बस एक लाइन, गुहान लेट्स ब्रेकअप। मैंने पूछना चाहा, क्यों? लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक हो गया था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गुड बाय नहीं। बस मैं अकेला था, खुद पर शक करते हुए। शिनचुए वहीं खड़ी रहीं, मुंह खोला पर कुछ नहीं निकला। उन्होंने रूम का दरवाज़ा रोकने की कोशिश की। हाथ दरवाजे में फंस गया। खून आने लगा। माथे पर पसीना था, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर भी हाथ नहीं हटाया। दर्द हो रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। बस जिद से मुझे देख रही थी। इस बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। उनके लिए हाथ गंवाना छोटी बात थी, अगर उससे मुझे वापस पाया जा सके। मुझे लगा ये पागलपन है, लेकिन उनकी उस एक बात ने मुझे उस डायरी की याद दिला दी। मैंने हाथ छोड़ा और शांति से पूछा, क्या तुम्हें वो फ्लोटिंग डायरी याद है? वो एक पल के लिए रुकी, याद करने लगी। मैंने वेट नहीं किया, हंसते हुए बोला, उस डायरी में तुम्हारा और लू युन जन का मैसेज था। याद है क्या लिखा था? शनचुई को याद आया। घबराई, रुको, मत बताओ। लेकिन मैंने बोल दिया। घूमते घूमते वापस यहीं आई। इस जगह का भी सेकंड चांस है। इस बार मैं हिम्मत करूंगी, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कान बंद कर लिए। नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन आवाज़ें कानों में घुसती रहीं। क्या उस दिन की डेट याद है? 17 अगस्त 2021, जब हम अभी साथ थे। नहीं, ऐसा नहीं था। अवन ने एक बार उनकी जान बचाई थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था, चुए, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, इस बार मांग रही हूँ। मेरे जाने के बाद युनजंग और नियानियन का ख्याल रखना। शन चुए और अवान बचपन से साथ पली बड़ी थी, और अवान के जाने के बाद लू युनजंग टूट गए थे, सच जाने की कोशिश कर रहे थे। शन चुए उन्हें और बच्चे को मरते हुए कैसे देखती? उन्होंने अवन से वादा किया था, लू युनजंग का साथ देंगी जिंदगी भर। नियानियन को मामा कहने दिया, और लू युनजंग की खातिर डायरी में वो मैसेज लिखा था। लेकिन उनके दिल में हमेशा सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। शेन चुए बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी रहीं। फोन निकाला और माफी के मैसेजेस भेजे। आहन, माफ करो, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि युनजंग की वाइफ ने मेरी जान बचाई थी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे युनजंग और बच्चे की जिम्मेदारी मांगी थी। मुझे डर था कि तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, तुम्हें तकलीफ होगी, इसीलिए अलग हो गई। लेकिन सच में खोने के बाद समझा तुम मेरी जिंदगी में कितने ज़रूरी हो। पहली बार उन्होंने वो सब कह दिया जो कभी कह नहीं पाई थी। मैसेजेस आते रहे, मेरा फ़ोन बजता रहा। मैंने एक नज़र देखा और उन्हें ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। हमारे बीच अब कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। और बाहर शेन चुए अभी भी मैसेजेस भेज रही थीं। अचानक स्क्रीन पर लाल निशान आया, ये यूज़र आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। उनकी उंगलियां रुक गईं, दिल डूब गया। मैंने डिलीट कर दिया था। उन्होंने दोबारा ऐड करने की कोशिश की, ब्लॉक था। एसएमएस, क्यूक्यू, ईमेल, सोशल मीडिया, सब पर ब्लॉक। लेकिन एक जगह उन्हें मेरे पुराने मैसेजेस दिखे, 3 सालों के, लाखों मैसेजेस। तुम बिना कुछ बताए अचानक मेरी जिंदगी से क्यों गायब हो गई? तुमने मुझे क्या समझ रखा है शनचुए? सच में तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी? कुछ और हुआ था ना? जो भी हो मुझे बताओ, हम साथ फेस करेंगे। हम पार्टनर हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम ठीक हो? जोक्स में पढ़ा था कि कुछ लोग कैंसर होने पर पार्टनर को बिना बताए छोड़ देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। क्या तुम बीमार हो और बताया नहीं? प्लीज़ एक मैसेज करो। ठीक है, शायद अब मैसेज नहीं करूँगा। कैंसर हो गया है मुझे, हाँ, अगर ये देखोगी तो शायद खुश होगी। फाइनली कटा ये चिपकू एक्स। चाहे देखो या ना देखो, ये मेरी आखिरी मैसेज है। शेनचुए, खुश रहो, अगले जन्म में मिलना मत। शेनचुए एक एक मैसेज पढ़ती गईं, जैसे पहाड़ छाती पर रखा हो। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनकी 3 साल की गैर मौजूदगी ने मुझे इतना तोड़ा था। तब उन्होंने सोचा था शायद मेरे लिए यही ठीक है, कोई और मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। मैं बस इंतजार करता रहा। और जब वापस मिली तब मैंने क्या किया? शेन चुए आगे सोच नहीं पाई। एक बड़े से हाथ में जैसे दिल को मुट्ठी में दबाया, छोड़ा, फिर दबाया। तकलीफ असहनीय थी। वो सब क्लैम और कंपोज रहने वाली शेन चुए, वो टूट गई, रो पड़ी। माफ करना हैन, मुझसे गलती हुई। हाउसकीपिंग वाली ने देखा ना, आप ठीक हैं? उन्हें होश नहीं था। कॉरिडोर में जमीन पे बैठकर रोती रहीं, तेज तेज आवाज से। आसपास के रूम्स के लोगों ने झांका। उन्हें कोई शर्म नहीं थी। दर्द ने सब ढक दिया था। मैं अंदर लेटा था, शोर से उठा, दरवाजा खोला, देखा वो वहां थी। रोना अचानक रुक गया। लाल आंखों से मुझे देखा। हमारी नजरें मिली। मैंने बेरहमी से कहा, रोना बंद करो, बहुत शोर है। उन्होंने आंसू नहीं पोंछे, रेंगते हुए मेरे सामने आ गई। आवाज रूंधी थी, अहान, माफ करना। अब सच में समझ आया। कुछ देर बाद मुझे याद आया, वो उन मैसेजेस की बात कर रही थी जो मैंने सालों से हर प्लेटफॉर्म पर भेजे थे। 3 साल पहले गुस्सा था, फिर चिंता, फिर बस सुन्नपन। अब पीछे देखता हूँ, लगता है उस वक्त मैं कितना स्टूपिड था, जवाब के लिए मर मिट रहा था। उस सपने को याद किया, शायद यही मेरी किस्मत थी। शनचुए के साथ हमारी कहानी ऐसे ही लिखी थी। मैंने उन्हें ब्लेम नहीं किया, बस इतना कहा, अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट चाहिए।
दरवाज़ा बंद करने लगा। शन चुए झपटे से आई, मेरे पैरों को पकड़ लिया। गुहान, मत जाओ, मुझे मत भगाओ। सिर झुकाए बोली, मैं जानती हूँ इन 3 सालों में तुमने बहुत कुछ झेला। मुझसे नाराज़ हो, नफरत करो, ठीक है। जैसे पहले मारते थे, डांटते थे, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे इग्नोर मत करो। ये वाली शनचुए मैंने कभी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि जब हम सबसे ज़्यादा प्यार में थे तब भी वो इतनी लो नहीं आई थी। हमेशा काम, कॉन्फिडेंट, सब हैंडल करने वाली। जब मैं परेशान होता वो हंसकर कहती, देखो अपनी सिस्टर पावर। लेकिन अभी वो बिल्कुल टूटी हुई थी और उनमें मुझे एक और इंसान दिखा। 3 साल पहले का वो खुद जो बेबसी से माफी मांगता था। मैं उनके पीछे 2 साल भटका था। हॉस्टल के नीचे खड़ा रहता था, लाइब्रेरी में सीट बचाता था, ब्रेकफास्ट लाता था। 2 साल ये तो एक्सेप्ट था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन जब उन्होंने हाँ कहा तो वो किसी और को भुलाने के लिए था। उनके साथ रहने के बाद भी किसी और की वजह से जो थोड़ी सी नरमी आ रही थी उनकी माफी से, वो पल में गायब हो गई। मैंने उन्हें हटाया, ठंडी नजर से देखा। शनचुए, सुनो, जो दर्द मैं झेला वो था 3 साल 7 महीने 8 दिन, 1319 दिन, 31,656 घंटे। चाहो तो तुम भी यही करो, उन्होंने तुरंत कहा। 5 साल 10 साल जितना चाहो। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? वो डरती थी नहीं सुनने से। उस वर्ड का कॉम्बिनेशन ही दिल को तोड़ता था। वो याचना की नज़र से देख रही थी। मैंने चुप्पी में जवाब दिया, तुम्हें जवाब मिल ही गया है। चुप्पी सबसे बड़ा जवाब था। शिनचुए ने इस बार नहीं रोका। दरवाज़ा बंद हो गया और मेरे अंदर एक खालीपन था। 3 साल का इंतज़ार, 3 साल के आंसू, 3 साल की बीमारी, सब यहीं ख़त्म हुए। मैंने कभी सोचा था जब शनचुए रोते हुए माफ़ी मांगेंगी तो मैं ज़ोर से हंसूंगा, तंज मारूंगा, जैसे उन्होंने एक मैसेज में मुझे तोड़ा था। लेकिन जब वो दिन आया मेरा दिल शांत था। प्यार जा चुका था। गुजरे वक्त का कोई दर्द नहीं बचा था। इसीलिए वो कड़वे शब्द भी नहीं निकले। और बाहर शनचुए खड़ी थी, आंसू हवा में सूख गए। वो नहीं जानती थी कि खुद को क्यों नहीं हिला पा रही। बस उस बंद दरवाजे को देख रही थी चुपचाप। हवा में एक हल्की सी आग गूंजी, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी। हमारे बीच बहुत सारी यादें थीं। आंखें बंद होती तो मेरा चेहरा दिखता था। शनचुए कब तक वहां रहीं पता नहीं। आखिरकार उठी, धीरे धीरे नीचे चली। सिर झुका था, चेहरा पीला। जब मैंने दोबारा दरवाजा खोला वो जा चुकी थी। सुकून मिला। निकला गांगचेंग एक्सप्लोर करने। पहला काम, एक सलॉन ढूंढा। बाल कट करवाए, ब्लू ग्रे कलर करवाया, जैसे खुद को नया कर लिया। लेकिन सलॉन से निकलते ही किसी से टकरा गया। सॉरी सॉरी, हम दोनों एक साथ बोले। नजर मिली, वो कल वाली गाइड थी। इत्तेफाक है, उसने हंसते हुए कहा। गांगचेंग छोटी जगह है। मैं भी हंसा। उसने मेरे पीछे सैलून की तरफ देखा। बाल कटवाए, स्टाइल किया, अच्छा हुआ, कल से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, शुक्रिया। फिर आगे जाने लगा। उसने पूछा, आज कहाँ जाना है? मैं साथ चलती हूँ, फ्री में। मैंने हैरान होकर देखा। उसने कहा, आज कोई बुकिंग नहीं है, बोर हो रही हूँ, फ्रेंड के साथ घूमना है। मैं नया था यहाँ, किसी का साथ काम आता। ठीक है, मेरा नाम गुहान है, सुनान सिंह। अच्छा नाम है। वो मुस्कुराई। तो कहाँ चले? म्यूजियम, डिज्नीलैंड, हार्बर सिटी या फेरिस व्हील? प्लान नहीं है, बस घूमना है। पहली बार गांग चैंग आए हो तो पहले डिंग डिंग कार जरूर करो। उसने मुझे एक पास के ट्राम पर उठा दिया। डिंग डिंग कार ये पुरानी इलेक्ट्रिक ट्राम थी, रेट्रो स्टाइल, पुराने जमाने की। हम ईस्ट से वेस्ट तक गए, साइकोंग, मोंगकोक घूमे, 4 ऊंचा वॉल और डॉग मीट सूप खाई। शाम को जब हम विक्टोरिया हार्बर का सनसेट देखने निकले तभी शेन चुए फिर मिल गई। उदास चेहरा, आंखों में थकान। गुहान, ये अभी भी साथ है? अब हम फ्रेंड्स हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। सुनानचिंग, ये गांग चेंग की लोकल थी, हर जगह की अच्छी जगह जानती थी। लेकिन शेन चुए को लगा कुछ और है। उनका चेहरा उतर गया। फ्रेंड्स हो या कुछ और? मैं रुका, फिर ठंडे से बोला, शेन चुए, सबको अपनी तरह मत समझो। तुमने किसी की वजह से मुझसे शुरू किया, किसी की वजह से छोड़ा, मैं ऐसा नहीं हूँ। शेनचुए का चेहरा तन गया। मेरा वो मतलब नहीं था। हम ब्रेकअप कर चुके हैं। तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं मुड़ा। शेनचुए ने दौड़कर एक टिकट थमाया। पहले तुम आर्थर का शो देखना चाहते थे ना? मैंने टिकट ले रखा है, परसों का। साथ चलोगे? आर्थर हम दोनों के फेवरेट थिएटर परफॉर्मर। हमने प्रॉमिस किया था जब वो इंडिया आए साथ देखेंगे। लेकिन मैंने टिकट वापस थमाया। जरूरत नहीं, मुझे अब थिएटर पसंद नहीं, बहुत शोर होता है। अब चुप्पी में रहने की आदत हो गई है। शेनचुए वहीं खड़ी रहीं। लगा जैसे मैं सिर्फ थिएटर की नहीं बल्कि उनकी गैर मौजूदगी की बात कर रहा था। तो शाम को विक्टोरिया पीक पर चलते हैं या बीच पर? तुम्हें तो समुंदर बहुत पसंद था। पहले कभी टाइम नहीं मिला, अब तो है। शनचुए मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। शनचुए, अभी भी समझ नहीं आया? वो पीली पड़ गई। यहाँ मत बोलो। मैंने बीच में गाड़ा। शनचुए, जो इंसान मुझे अभी सबसे कम देखना है वो तो, और हम 3 दिन पहले नहीं 3 साल पहले ब्रेकअप कर चुके हैं, और वो तुम्हारी चॉइस थी। मैंने उन्हें पीछे धकेला और तू नैनशिंग की कार में बैठ गया। जाने से पहले बस इतना कहा, पीछे मत आओ। हर शब्द जैसे चाकू की तरह चुभा। शिनचुए का चेहरा और सफेद हो गया। मुंह खुला रहा, आवाज नहीं निकली। कार चली गई। मिरर में देखा, शिनचुए खड़ी थी। मुझे लगा हंसी आई। 3 साल में एक बार भी पलट कर नहीं देखा, और अब आई है।
क्या फ़ायदा? मैंने मिरर से नज़र हटाई। पीछे देखा, सुनानचिंग की नज़र से नज़र मिली। रात के अंधेरे में उनका चेहरा साफ नहीं दिखा। बस आवाज़ आई, एक्स थी? मैंने हल्के से हाँ किया। देखने में तो बहुत प्यार करती हैं। फिर अचानक ब्रेकअप क्यों? कुछ देर सोचा, सीट पर सिर टिकाया, विंडो से बाहर देखा। मुझे भी नहीं पता, सच में नहीं पता। शुरू में बहुत रीज़न सोचे थे। फिर लू युनजंग और बच्चों को दिखा, तब समझ आया। लेकिन फिर वो सपना आया, मौत, वापसी, और अब तो यह भी नहीं जानता कि शन चुए को ब्लेम करूं या किस्मत को। सू नानशिंग को लगा मैं कुछ और कह रहा हूं। बोली, लग रहा है दिल में जगह अभी भी है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो क्लियर कर लो, फिर से साथ आ जाओ। मैंने उनकी तरफ देखा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, हम एंड तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने से सिर्फ और गलतियां होंगी। कार सिटी से बाहर निकल रही थी, पहाड़ की तरफ। ये कहाँ जा रहे हैं? सू नानशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कहा था सनसेट देखना है, विक्टोरिया पीक चलते हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, शुक्रिया। आधे घंटे बाद हम पीक पर थे। ठंडी हवा, नीचे रोशनी, और दूर बहती विक्टोरिया हार्बर। बिल्कुल वैसा ही जैसा मन में था। कॉलेज में शेन चुवे से प्रॉमिस था साथ आएंगे, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टाइम कहाँ? एग्जाम्स, बुक्स, हॉस्पिटल, सब पहले, फिर बीमारी, और फाइनली ऐसे आना हुआ। मन में एक अजीब सी भावना थी। सुननचिंग, उन्होंने बैग से कई लेंसेज निकाले, कैमरा ऑन कर लिया। मैंने हैरान होकर पूछा, फोटोग्राफी भी करती हो? कॉलेज में फोटोग्राफी सोसाइटी था, अब पार्ट टाइम करती हूँ। फिर उन्होंने कैमरा उठाया और मुझे गाइड करने लगी। हाथ फैलाओ, मुस्कुराओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। परफेक्ट। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। मैं उनके साथ फोटोज देते हुए कंफर्टेबल था। तभी मुझे याद आई शनचुए, जो शुरू में बिल्कुल फोटोज खींचना नहीं जानती थी। हर फोटो बेकार निकलती थी। मुझे एक एक एंगल सिखाना पड़ता था। फिर बाद में वो इतनी एक्सपर्ट हो गई कि खुद वेडिंग फोटोग्राफ को डायरेक्शन देने लगी। क्लिक, फ्लैश चमकी, सुनानशिंग कैमरा लेकर पास आई। कैसी लगी? मैंने देखा, सीरियसली हर फोटो में मैं अच्छा दिख रहा हूँ। सुनानशिंग हंसी, थोड़ी और खींचती हूँ। आखिर में फ़ोन निकाला, कॉन्टैक्ट शेयर करते हो? रात को फोटोज ट्रांसफ़र कर दूंगी। मैंने नंबर दे दिया, थैंक्स। वापस होते होते रात के 12 बज गए। होटल पहुंचा, एलिवेटर से बाहर निकला। रूम के सामने शनचुए बैठी थी, हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स। मेरी आहट सुनकर उठी। अहन, आ गए। मैंने थोड़ा तंग होकर पूछा, क्या काम है? वो हेजिटेंट होकर बोली, आज मिडनाइट के बाद हमारे साथ आने का 100वां दिन है, गिफ्ट लाई हूँ। मुझे याद आया, हाँ था। तो शेन चुवे ने बॉक्स बढ़ाया। कार्टियर का गोल्ड ब्रेसलेट, कपल सेट था। उन्होंने अपनी कलाई पर फीमेल वर्जन पहन रखा था। मैंने नहीं लिया, ज़रूरत नहीं, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं। उन्होंने फिर से थमाने की कोशिश की, बस एक गिफ्ट है, कॉम्पनसेशन की तरह। मैंने मना किया। दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगा। शेन चुवे ने फिर रोका, अहन, क्या हम ठीक से बात नहीं कर सकते? मैंने पूछा, बात कर तुम चली जाओगी? वो चुप हो गई, लेकिन मैं थक चुका था उनकी नाटकीयता से। दरवाज़ा पूरा खोल दिया हो, एक बार सब क्लियर कर लेते हैं, हमारी स्टोरी को ठीक से ख़त्म करते हैं, एक अच्छा सा गुड बाय देते हैं, और फिर अपनी अपनी ज़िंदगियों में चले जाते हैं। शेन चुवे के कदम रुक गए। वो जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी ये आखिरी मौका था। मैंने एक गिलास पानी भरा, शांति से बैठ गया। शेन चुए धीरे धीरे अंदर आईं, हाथ मलते हुए बैठी। आवाज़ कैंपती थी, अहन, गुहान बुलाओ। मैंने रोका। वो बोल नहीं पाई। मैंने कहा, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जो मुझसे प्यार करता था वो इंसान उस दुनिया में मर गया। सबने भुला दिया, अब हमारी कहानी यही खत्म होनी चाहिए। शेनचुए ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहती खत्म करना, मुझे पछतावा है आन, मुझे सच में पछतावा है। उन्होंने ये बार बार दोहराया। मैं गांग चेंग आ जाती हूँ, हम नए सिरे से शुरू करते हैं। इस बार मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। मेरा चेहरा अब भी ठंडा था, बेरुखा। मैंने मना कर दिया। न मेरी चाहत थी, न मेरी हिम्मत। 3 साल इंतजार किया, 3 साल उसे याद किया, लेकिन अब मेरे अंदर कोई फीलिंग बची ही नहीं थी। और सुनो, मैंने एक सपना देखा था, जिसमें मैं बस तुम्हारा वो पुराना एक्स था जो जल्दी मर गया। असली स्टोरी तुम्हारी और लू युनजिन की थी। तुम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, एक बेटी भी थी तुम्हारी, पूरी फैमिली थी, खुशहाल जिंदगी थी। शेन चुए दर्द से सिर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शांति से उसे रोका। लेकिन तुमने उस वक्त कुछ एक्सप्लेन किया था क्या? जब हम पहली बार मिले थे, मैं अपने पापा की अस्थियां लेकर आया था, और तुम एक बच्चे का हाथ थामे खड़ी थी। पास में तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। तो शेन चुवेई, अब मुझे और मत तड़पाओ। अगर एक बार और जिंदगी मिले तो मैं चाहता हूँ बस खुशी से जीना, बिना दर्द के, बिना तुम्हारे। शेन चुवेई का गला भर आया, आंखों में निराशा थी। क्या सच में कोई चांस नहीं बचा? मुझे हंसी आ गई, हल्की सी। और क्या बचा है? हम दोनों खुद को बेवकूफ बनाना बंद करें। 3 साल पहले वो थी, 3 साल बाद ये है। वो अपना सिर पकड़ने लगी, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मेरे सामने खड़ी रही। मैं उठकर बेडरूम की तरफ चल दिया। शेन चुवेई, जाओ अब, मैं थक गया हूँ, आराम करना है, और तुम्हें देखने का भी मन नहीं। उसने ऊपर देखा। आंखों में इतनी इमोशंस थी, जैसे गहरे समुद्र के नीचे कोई तूफान छुपा हो, जो पल भर में सब कुछ डुबो दे। वो जानती थी, शायद यही हमारी आखिरी मुलाकात थी। हमारा रिश्ता अब सच में खत्म हो गया था।
मैंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो काफ़ी देर तक उस दरवाजे को देखती रही, बहुत देर तक। इतनी देर में आंसू फिर से आ गए। आखिरकार भारी कदमों से रोते हुए वो चली गई। उसकी हर हरकत में एक खतरनाक उदासी थी। उसने खो दिया था हमेशा के लिए अपने सबसे करीबी इंसान को। अगले दिन जब मैं उठा, शेन चूवे जा चुकी थी। मेज पर उसके दिए गिफ्ट्स पड़े थे। मैंने बिना सोचे सब सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पर डाल दिए, लेकिन पैक करते वक्त छूने पर फील हुआ कुछ गीला था। शायद उसके आंसू थे। पर उस वक्त धूप खिड़की से आ रही थी और वो निशान भी सूख कर गायब हो गए। मैंने हाथ बाहर किया, धूप को फील किया। अच्छा लगा, सच में। चलो अभी भी सूरज देख सकता हूँ। मैंने वो टाड़िया ब्रेसलेट पैक करके सेकंड हैंड बायर को दे दिया। पैसे आते ही मैंने वो सारे पैसे एक चैरिटी में डोनेट कर दिए। डोनेशन फॉर्म में नाम की जगह मैंने लिखा शेम चुएगी, जैसे उसकी तरफ से लू युनझेंग की वाइफ को कुछ नेकी मिले। ये सब करने के बाद मैंने एक आलसी सी अंगड़ाई ली और होटल रूम का दरवाज़ा खोला। बाहर की हवा में उस कोस्टल सिटी की खास नमी थी। फोन वाइब्रेट हुआ। सू नानशिंग का मैसेज था। बॉस, आज कहाँ चलना है? अपना बिजनेस एम्पायर देखने? मुझे हंसी आ गई। रिप्लाई किया, नीचे रेस्टोरेंट में मिलो 20 मिनट में। 20 मिनट बाद होटल लॉबी में सू नानशिंग दिखा। आज उसने ब्राइट येलो स्ट्रैप ड्रेस पहनी थी, ऊपर हल्की सी वाइट शर्ट, बाल ऊंचे बांध रखे थे बन स्टाइल में। पूरा लुक एकदम खुला हुआ, जोशीला, जैसे कोई तेज धूप का टुकड़ा। मुझे देखकर हाथ हिलाया। गुहान यहाँ। उसने बड़े नेचुरली एक ठंडी फ्रॉस्टेड टी थोड़ी। तुम आज फ्रेश लग रहे हो। रात को अच्छी नींद आई? मैंने ग्लास लिया। ठंडक हथेली से होती हुई पूरे बॉडी में फैल गई। जीता जागता होने का एहसास हुआ। हाँ, बढ़िया। एक भी सपना नहीं आया। सु नानशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो बाहर रोते रोते गई ना, तब तो नींद तो आएगी ही। मैंने तो देखा उसे एकदम टूटी हुई थी। तौबा। मैंने एक घूंट लिया। फ्रॉस्टेड टी का खट्टा मीठा हल्का कड़वा टेस्ट मुंह में फैला। जो हुआ हुआ हुआ। अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। सोनांशिंग की आंखें चमकी। यही तो सही बात है। जिंदगी छोटी है, बेकार लोगों पर क्यों बर्बाद करो। चलो आज तुम्हें दाओ फिशिंग विलेज ले चलता हूँ, असली स्ट्रीट लाइफ दिखाता हूँ। हम बस में बैठे, समुद्र के किनारे घुमावदार रास्ते से साउथ की तरफ चले। खिड़की के बाहर नीला पानी था, हरे भरे पहाड़ थे, समुद्री हवा चेहरे पर लगती थी, सारी उदासी उड़ा ले गई। दाओ पहुंचकर हम छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच घूमे। सुनानशिंग किसी थकावट ना जानने वाले सूरज जैसा था। चारकोल पर बने एक पफ्स खिलाए, फ्रेश श्रिम्प केक्स लिए और एक मजेदार यूनफो स्टाइल हैट पहनाकर फोटो भी खिंचवाई। कैमरा देखो, हंसो प्रॉपर्ली, दांत दिखाओ, क्लिक। न कोई वेट का टेंशन था, बस हवा थी और धूप थी। सुनानशिंग ने फोटो भेजकर खुश होते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था ना, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। अब ऐसे ही हंसा करो। मैंने फोन देखा और सच में कहा, शुक्रिया। सुनानशिंग ने हैंड वेव किया। अरे शुक्रिया क्या, ये तो पेड सर्विस है, एक दिन का 1000, कोई डिस्काउंट नहीं। मैं हंस पड़ा। मन हल्का हो गया। हजारों किलोमीटर दूर बीजिंग में उस वक्त बिल्कुल अलग माहौल था। प्लेन लैंड होते ही शेन चुए को लगा जैसे उसके अंदर से सब कुछ निकल गया हो। पूरी दुनिया उसे ग्रे और वाइट लगने लगी। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह एयरपोर्ट से बाहर निकली। टैक्सी में बैठी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? उसने मुंह खोला, पर आवाज़ नहीं निकली। कहाँ जाए? हॉस्पिटल जाना चाहती थी, पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का ख्याल आते ही, उस ठंडी पोस्टमार्टम टेबल की याद आते ही सांस रुकने लगती थी। नॉर्थ सिटी विलेज है, वो तो खाली था। जो इंसान उसका इंतजार करता था, उसे उसने खुद खो दिया था। आखिर में उसने लू युनजंग का एड्रेस बताया। वो उस बेवकूफ़ वादे को पूरा करने जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही लू युनजंग का दरवाज़ा खुला, सामने बिखरा हुआ घर था। नियानियन फर्श पर बैठकर रो रही थी। लू युनजंग परेशान होकर घूम रहा था। चुहे, तुम आ गई, कहाँ थी? कॉल क्यों नहीं उठाई? 2 दिन से इतनी चिंता हो रही थी। शेन चुए ने उसे ब्लैंक नजरों से देखा। कोई वार्मथ नहीं थी। पोर्ट सिटी गई थी गुहान से मिलने। लू युनजंग का चेहरा एकदम जम गया। फिर गुस्सा आया, शर्म भी। वो तो मर चुका है। एक डेड पर्सन से मिलने गई थी। चूहे, तुम्हें क्या हो गया है? शेन चूहे के होठों पर एक दर्दनाक सी हंसी आई। हाँ, वो मर गया था, पर मैंने उसे देखा, वो सामने खड़ा था जिंदा। लेकिन उससे मेरी जरूरत नहीं थी। लू युनजंग ने गहरी सांस ली, गुस्सा दबाते हुए बोला, जब वो तुम्हें नहीं चाहता तो उसके बारे में क्यों सोचती हो? हम साथ जिंदगी बिताएंगे। अवान ने तुम्हें मेरे पास छोड़ा, नियानियन को तुम्हारी जरूरत है। चूहे, अगले महीने शादी कर लेते हैं। शादी? ये 2 शब्द जैसे एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभे। शेन चूहे ने उसे एक धक्का दिया और पीछे हटने लगी। उस इंसान को देखकर उसे बेगानापन लगा, सब बेमानी लगा। लू युनजंग, तुम मुझसे प्यार करते हो या बस एक मेड चाहिए तुम्हें और नियानियन के लिए? लू युनजंग का चेहरा पीला पड़ गया। चूहे, ऐसा कैसे कह सकते हो? हम बचपन से साथ हैं, मेरी फीलिंग्स तुम नहीं समझती। शेन चूहे की आंखों से आंसू बह निकले। सिर हिलाते हुए बोली, नहीं समझती, अब कुछ नहीं समझती। उस बेवकूफ़ वादे के लिए मैंने गुहान को छोड़ दिया। सोचा एहसान उतार रही हूँ, पर नतीजा क्या हुआ? मैंने अपने सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। शेन चूहे, होश में आओ, लू युनजंग चिल्लाया। गुहान की कैंसर से मौत हुई थी, उसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम वहां होती तो भी उसे नहीं बचा सकती थी। ये बात सुनकर शेन चूहे का आखिरी सब्र भी टूट गया।
उसने मेज से चाय का कप उठाकर फर्श पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया। आवाज पूरे कमरे में गूंजी। हाँ, मैं उसे बचा नहीं सकती थी, लेकिन मैं उसके साथ तो रह सकती थी। उसकी जिंदगी के आखिरी 3 साल उसे अकेले नहीं गुजारने देती। पर मैं क्या कर रही थी? तुम्हारे साथ थी, किसी और के हस्बैंड और बच्चे के साथ। शेन चूहे फर्श पर बैठ गई, मुंह दोनों हाथों से ढककर जोर जोर से रोने लगी। मैं एक डॉक्टर हूं, पर अपने प्यार को नहीं बचा सकी। मुझे पता भी नहीं था कि वो बीमार था। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, उस ठंडे हॉस्पिटल में, उस अंधेरे में। लू युनजेंग, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। और तुमसे भी अब कोई लेना देना नहीं। लू युनजेंग बेबस खड़ा था। उस टूटी हुई बेकाबू शेन चूहे को देखकर उसे एहसास हुआ कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। जो शेन चूहे एहसान के बोझ तले सब कुछ सहती थी, गुहान के जाने के साथ वो भी चली गई थी। पोर्ट सिटी की रात की हवा बहुत नरम थी। मैं और सून आंशिंग एक रोड साइड ढाबा में बैठे थे, ठंडी बियर पी रहे थे, स्पाइसी क्रैब खा रहे थे। सुनानशिंग ने ग्लास उठाया और मेरे ग्लास से टकराया। गुहान, नई जिंदगी की शुरुआत पर। मैंने उस ग्लास में उठते बबल्स को देखा और एक घूंट में पी गया। हाँ, नई शुरुआत। मैं पोर्ट सिटी में एक बुक स्टोर खोलना चाहता हूँ, मैंने अचानक कहा। सुनानशिंग ने पूछा, बुक स्टोर? यहाँ तो घाटे का सौदा है। पर मुझे पसंद है। मैंने उसकी आंखों में देखा, बिल्कुल शांत था। पैसों की कमी नहीं है, बस एक जगह चाहिए जहाँ चुपचाप बैठूं, किताबें पढूं, आते जाते लोगों को देखूं। एक स्लो सुकून भरी जिंदगी, बिना किसी की दखल के। सुनांशिन ने ठुड्डी पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, गु बॉस, इतने पैसे हैं तो लोकेशन और इंटीरियर का काम मुझे दे दो। मैं लोकल हूँ, बढ़िया करूंगा, गारंटी। डील। हम उस नॉइजी ढाबे में चीयर्स करते रहे। चारों तरफ लोग थे, खाने की खुशबू थी, असली जिंदगी थी। मुझे पता था गुहन नाम का सपोर्टिंग कैरेक्टर अब खत्म हो गया था। आज से मैं अपनी खुद की स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ। पोर्ट सिटी की गर्म नम हवा में वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। मेरी बुक स्टोर यामाते की एक पुरानी गली में खुली। नाम रखा रिमेनिंग लाइफ। सोनांशिंग ने वाकई कमाल किया। लोकेशन से लेकर इंटीरियर तक सब खुद किया। एक 2 मंजिला पुरानी बिल्डिंग को नया रूप दिया। नीचे किताबें और स्टेशनरी, ऊपर एक सेमी ओपन कॉफी रीडिंग एरिया। लकड़ी की खिड़की खोलो तो बाहर गली की चहल पहल दिखती थी। ओपनिंग डे पर कोई बड़ा इवेंट नहीं था। सुनानशिंग एक बड़ा सा सनफ्लावर्स का गुलदस्ता लेकर आया। आज उसने वाइट टी शर्ट और डेनिम डंगरीज पहनी थी। माथे पर पसीने की बूंदें थी। गू बॉस, ओपनिंग मुबारक। मैंने फ्लावर्स लिए और काउंटर के पास एक मिट्टी के पॉट में सजा दिए। पीले पीले पेटल्स रोशनी में दमक रहे थे। शुक्रिया सु बॉस, इन 1.5 महीनों में तुमने बहुत मेहनत की। मैंने उसे एक स्पेशल कोल्ड कॉफी दी। उसने बिना हेजिटेशन के ले ली और एक बड़ा घूंट मारा। परफेक्ट। इतने अच्छे स्पेस का हिस्सा बनकर मुझे भी अच्छा लगा। और जिंदगी चलती रही शांति से। हर सुबह मैं सनराइज के साथ समुद्र किनारे दौड़ता, दिल की तेज धड़कन फील करता, फिर आराम से बुक स्टोर खोलने जाता। सू नानशिंग अब यहाँ का रेगुलर था, आधा ओनर जैसा ही। जब उसके पास गाइड का कोई काम नहीं होता, वो ऊपर सोफा पर बैठकर फोटोज एडिट करता या कॉमिक्स पढ़ता। हमारे बीच एक अजीब सी समझ थी, बिना कहे। कभी मैं नई कॉफी बनाता तो चुपचाप उसके पास रख देता। कभी वो एक टार्ट्स लाता तो सीधे मेरे मुंह में ठेस देता। कोई गेम नहीं, कोई टेस्ट नहीं, बस 2 मैच्योर लोगों का नेचुरल क्लोजनेस। एक शाम बाहर अचानक तेज बारिश आ गई। लोग भागने लगे। स्टोर में बस हम दोनों थे। सुनानशिंग ने टैबलेट रखी और खिड़की के पास आ गई। गुहान, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब अनरियल है? मैं उसके बराबर खड़ा हो गया, बाहर की धुंध भरी गली देखते हुए। क्यों ऐसा लगा? उसने मुड़कर देखा, आंखों में एक नई गहराई थी। क्योंकि बहुत ज्यादा काम है। पहले सोचता था जिंदगी रोलर कोस्टर जैसी होनी चाहिए, हमेशा कुछ एक्साइटिंग। पर तुम्हारे साथ रहकर समझा, बारिश की बूंदें ग्लास पर पड़ते देखना और हाथ में गर्म कॉफी होना, ये हैबिट बन सकती है। मैंने उसकी साफ आंखों में देखा और दिल के किसी जमे हुए कोने में पिघलाव हुआ। जिंदगी असल में ऐसी ही होती है। बस हम इतने दिनों से कीचड़ में चलते रहे, इसलिए लगा कि आराम तो अब सपना है। उसने मुझे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। तो गो बॉस, क्या तुम मुझे इस रिमेनिंग लाइफ में परमानेंट पार्टनरशिप दोगे? बाहर बादल गड़गड़ा रहे थे, लेकिन स्टोर में सुकून भरा जैज़ बज रहा था। मैं उसकी बात का मतलब समझ गया था और अपने दिल की चाहत भी देख पा रहा था। मैं उस बिस्तर पर सिसकता हुआ इंसान नहीं रहा था। अब मुझे हक था एक नई धूप को गले लगाने का। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे हल्के से बाहों में ले लिया। ठुड्डी उसके बालों में टिका ली। और क्या चाहिए? उसी वक्त कहीं दूर शेनचुए की दुनिया में सन्नाटा था। एक दबा हुआ भारी सन्नाटा। उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ती जा रही थी। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में वो बार बार डायसेक्शन टेबल को घूरती रहती। एक बार ऑटोप्सी के दौरान उसने डिजीज टिश्यू की स्लाइड को हेल्दी बता दिया। अगर हेड ने वक्त पर नहीं देखा होता तो बड़ा हादसा हो जाता। डॉक्टर शैन, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हेड ने रिपोर्ट टेबल पर पटकते हुए कहा, चेहरा सख्त था। तुम हमारी डिपार्टमेंट की सबसे काम और प्रोफेशनल डॉक्टर थी। अब ये बेसिक मिस्टेक? शैन चूहे का चेहरा सफेद पड़ गया था। माथे पर ठंडा पसीना था। सॉरी सर, रात को नींद नहीं आ रही। हेड ने एक लंबी सांस ली। टोन थोड़ी नरम हुई। देख रहा हूं तुम बहुत थक गई हो। लॉन्ग लीव लो, घर जाओ, रेस्ट करो। पैथोलॉजी में जरा सी भी लापरवाही नहीं चलती। शेन चूहे व्हाइट कोट उतारकर हॉस्पिटल से बाहर निकली।
बाहर तेज धूप थी पर उसे ठंड लग रही थी। वो हॉस्टल नहीं गई, लू युनजंग के पास नहीं गई, टैक्सी लेकर नॉर्थ सिटी विला पहुंची। वो धूल भरा दरवाजा खोला तो अंदर पुरानी हवा थी, सब कुछ 3 साल पहले जैसा था। दीवार पर वो लेगो पेंटिंग जो हमने साथ बनाई थी, सोफा पर वही ग्रे पिलो जिसे मैं हमेशा गले लगाकर सोता था। शिन चुए जैसे सारी ताकत खो बैठी धीरे से सोफा पर बैठ गई। उसने वो ग्रे पिलो चेहरे पर दबाया, उसने मेरी कोई खुशबू खोजने की कोशिश की, पर कुछ नहीं था। बस खालीपन था, बस दर्द, आहन। उसने धीरे से कहा। आंसू चुपचाप पिलो में समा रहे थे। मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तभी डोरबेल बजी अचानक। शन चुए चौंक गई, जैसे डूबते हुए किसी ने हाथ पकड़ा हो। लपक कर दरवाजा खोला। अहान, तुम आ गए? पर दरवाजे पर खड़ा था लू युनजंग, चेहरा गुस्से में। उसने माथा सिकोड़ा। चुवे, ये क्या हाल बना रखा है? डिपार्टमेंट वालों ने बताया तुम्हें लीव पर भेज दिया। शन चुवे की आंखों की रोशनी एकदम बुझ गई, ठंडी नजरों से बोली, क्यों आए हो? लू युनजिन ने गुस्सा पीते हुए अंदर कदम रखा। न्यानियन का स्कूल इंटरव्यू है अगले महीने। स्कूल ने कहा है दोनों पेरेंट्स आए। तुम्हारा लीव है, कल हमारे साथ चलो। शेन चुवे ने उसे अविश्वास से देखा। लू युनजंग, क्या तुमने मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैंने साफ कहा था तुम्हारे और न्यानियन के मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। लू युनजंग अचानक मुड़ा, आंखों में एक चालाक चमक आई। शेन चुवे, ज्यादा नखरे मत करो। तुमने एवान से वादा किया था हमेशा हमारा साथ देने का। अब पलटोगी? उसे मरने के बाद भी चैन मिलेगी? अवान का नाम सुनते ही शेन चुरे टूटी नहीं, बल्कि इस बार हंसी, एक कड़वी तीखी हंसी। अवान? लू युनजन, अब एवान का नाम मत लो। उसने मेरी जान बचाई थी, मैंने अपने सबसे प्यारे इंसान की जान देकर वो हिसाब चुकाया, अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा तोड़ा। अब मैं किसी का कुछ नहीं बकाया, ना उसका ना तुम्हारा। लू युनजंग उसकी लगभग पागल हालत देखकर एक कदम पीछे हट गया। तुम पागल हो गई हो। गुहान में ऐसा क्या था? वो तो मर गया, उससे क्या उम्मीद रखोगी? शंचुए एक कदम आगे बढ़ी, उसे घूरते हुए। आंखों में गहरी नफरत थी। हाँ, वो मर गया, पर उसने अपना सबसे सच्चा प्यार दे दिया। और तुम बार बार एवान का नाम लेते हो, पर वो जाते ही तुमने मोरल प्रेशर से मुझे फ्री नेट बना लिया। अपनी बेटी को मुझसे माँ कहलवाना चाहते हो। तुम किसी से प्यार नहीं करते, बस खुद से करते हो। तुम एक सेल्फिश पैरासाइट हो। एक तेज थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। लू युनजंग ने गुस्से में मार दिया था। बढ़िया किया लू युनजंग, इस एक थप्पड़ ने हमारे बीच बचा खुचा रिश्ता भी खत्म कर दिया। अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से निकलो और दोबारा कभी सामने मत आना। नियानेन डर के मारे रोने लगी। लू युनजन ने गुस्से से उंगली उठाई। ठीक है शंचुए, पछताना मत। उस मरे हुए की याद में जिंदगी गुजार लेना। वो न्यान्यान को लेकर दरवाजा पटक कर चला गया। उस खाली विला में वो धमाका देर तक गूंजता रहा। शंचुए किसी सूखे पत्ते की तरह धीरे से ठंडे फर्श पर गिर गई। उसने लाइट नहीं जलाई, अंधेरे को खुद को निगल जाने दिया। उस दिन से शिनचुए ने खुद को नॉर्थ सिटी विला में बंद कर लिया। वो ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स ले आई, बस उन्हीं की मदद से थोड़ी देर के सपनों में वो मुझसे मिल पाती थी। सपने में मैं वही 25 साल का लड़का था, वाइट शर्ट पहने किचन में उसके लिए खिचड़ी बना रहा था। उसके कदमों की आहट सुनकर मुड़ता और मुस्कुराता। वे बाओ, उठ गई, जाओ मुंह धो लो, खाना तैयार है। वो उसकी जिंदगी में बचा हुआ इकलौता उजाला था, पर जब नींद टूटती, सामने होती थी बस ठंड और खामोशी। उस नींद को पकड़े रखने के लिए वो पिल्स की डोज बढ़ाती गई। उसने पुराने मार्केट से वैसे ही कपड़े खरीदे जो मैं पहनता था, उसी डिटर्जेंट से धोए, फिर अलमीरा में लटका दिए जैसे मैं अभी भी हूं। उसने वही स्नैक्स लाकर फ्रिज भर दिए जो मुझे पसंद थे, तब तक रखे जब तक वो सड़ नहीं गए। बीजिंग में सर्दी जल्दी आती है। पहली बर्फ के दिन शंचुए पतले कपड़ों में बालकनी पर खड़ी थी, उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखती रही। फिर उसने वो नंबर डायल किया जो उसे जबानी याद था और अब कभी नहीं लगता था। फोन पर एक ठंडी मैकेनिकल आवाज आई। क्षमा करें, ये नंबर बंद हो चुका है। शिनचुए मुस्कुरा दी, जमे हुए गालों पर आंसू बह निकले। आहन, बर्फ पड़ रहे हैं। तुमने कहा था बर्फ में 7 हॉट पॉट खाएंगे। तुम्हारी पसंद का फैटी बीफ और ट्राइप ले आई हूं, कब आओगे? जवाब में बस हवा की सीटी थी और अनंत अकेलापन। वो उस कैद में खुद को बेमियादी सजा दे रही थी। बहुत दूर पोर्ट सिटी में सर्दी कहीं ज्यादा नरम थी। आज न्यू ईयर्स ईव था। रिमेनिंग लाइफ बुक स्टोर जल्दी बंद हो गई थी। मैं और सुननशिंग ऊपर टेरेस पर बैठे थे। एक छोटी सी फायर पॉट पर मॉल्ड वाइन गर्म हो रही थी, संतरे और चावल केक भुन रहे थे। सुनानशिंग ने लाल स्वेटर पहनी थी, उसके गाल और भी गुलाबी हो गए थे। दूर विक्टोरिया हार्बर के आसमान में फायरवर्क्स फूट रहे थे। रंग बिरंगी रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। गुहान, नया साल मुबारक। उसने गर्म वाइन का ग्लास उठाया। मैंने हंसते हुए ग्लास टकराया। वो आवाज़ रात के आसमान में बड़ी मीठी लगी। नया साल मुबारक। सू नानशिंग ने एक नरम गरम चावल केक मेरे मुंह में ठेस दिया। इतना गर्म था कि मैं फूंक मारने लगा। वो बगल में हंसती रही। ये पोर्ट सिटी में हमारा पहला नया साल था। न वो पुराने दर्द थे, न वो बोझ जो सांस लेने न देते हों। बस सामने की आग थी, पास बैठी मेरी साथी थी, और एक उम्मीद से भरा कल था। हमारा प्यार बड़े नेचुरली आया, जैसे होना ही था। वो मेरा पास जानता था, पर कभी तरस या दया से नहीं देखा।
उसने अपनी पूरी जिंदगी और सच्चाई से मेरी जिंदगी के हर खाली कोने को भर दिया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 4 3 2 1। फायरवर्क्स के बीच मैंने झुककर उसके होठ थाम लिए। रेड वाइन की खुशबू थी, संतरे की मिठास थी। ये एक असली गरम जिंदा पल था। मैंने उसे कसकर गले लगाया और मन ही मन कहा, गुहान शाबाश, तुम सच में बाहर निकल आए। इस दुनिया में कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता। वो गुहान जो दर्द और नाउमीदी में मरा था, वो उसी बसंत में पीछे छोड़ गया। अब मेरी सांस थी, दिल की धड़कन थी, प्यार करने की ताकत थी और प्यार पाने की किस्मत भी। इस शोरगुल भरी जीती जागती सिटी में मुझे एक नया सुकून मिला था। नए साल के बाद बुक स्टोर की रौनक बढ़ती गई, अनोखी बुक्स की वजह से और सुन आंशिंग की ऑनलाइन प्रमोशन की वजह से। रिमेनिंग लाइफ पोर्ट सिटी के यंग लोगों का फेवरेट स्पॉट बन गई। सब ठीक चल रहा था, तभी बीजिंग से एक फ़ोन आया। मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का था। गुहान, सच में नहीं पता था तुम पोर्ट सिटी में हो। उनकी आवाज़ में थोड़ी उम्र थी, पर खुशी भी थी। सुना था तुम बीमार थे, अब ठीक हो, बस यही काफ़ी है। मैं फ़ोन लेकर एक शांत कोने चला गया। सर, कोई काम था? हाँ, अगले महीने बीजिंग में एक इंटरनेशनल मेडिकल टेक्नोलॉजी समिट है। तुम अब डॉक्टर नहीं हो, लेकिन पैथोलॉजी पर तुम्हारे रिसर्च पेपर्स की क्लिनिकली नई एप्लीकेशंस निकली हैं। इंस्टीट्यूट चाहता है तुम स्पेशल गेस्ट के तौर पर आओ, एक सेमिनार में हिस्सा लो। लोग भी देखेंगे कि तुम ठीक हो। बीजिंग सुनकर मेरे अंदर कोई हलचल नहीं हुई, जैसे किसी अनजान शहर का नाम हो। पहले मना करने का मन था, पर प्रोफेसर का मुझ पर बड़ा एहसान था। बीमारी में उन्होंने खुद दवाएं ढूंढी थीं। थोड़ा सोचकर मैंने हाँ कर दी। ठीक है सर, वक्त पर पहुंच जाऊंगा। फोन रखा तो सामने सू नानशिन खड़ा था, दरवाजे से टिका हुआ, हाथ में कटे हुए फल थे। बीजिंग जाना है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। प्रोफेसर का बुलावा है, मेडिकल समिट में जाना है, कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। सू नानशिंग ने टूथपिक से एप्पल का टुकड़ा उठाया और मुझे दिया। मैं भी चलूंगा। मैं थोड़ा चौंका। तुम क्यों? वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, क्योंकि वो तुम्हारी एक्स का इलाका है। मेन गर्लफ्रेंड के तौर पर मेरा फर्ज बनता है साथ रहना। कोई उल्टा सीधा करे तो मैं सामने रहूं। उसकी ये मासूम प्यारी बात देखकर मैं उसका गाल दबाने से नहीं रोक पाया। ठीक है, चलो सॉवरेंटी क्लेम करने। असल में मैं जानता था वो सच में डरी नहीं थी। वो बस नहीं चाहती थी कि मैं उस शहर में अकेला जाऊं जिसने मुझे इतना दर्द दिया था। वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मेरी हिम्मत बनकर। टिकट एक हफ्ते बाद का था। जाने से पहले मैंने एक फॉर्मल सूट लिया। सुन अंशिंग ने खुद के लिए एक चमकदार रेड कोट चुनी। उसके अपने शब्दों में, ये बैटल सूट है, पुरानी हर उदासी को स्टाइल से हराने के लिए। प्लेन बादलों को चीर कर उत्तर की तरफ उड़ा। मैंने खिड़की से बाहर तेज धूप देखी और सुन अंशिंग का हाथ थाम लिया। बीजिंग, मैं आ रहा हूँ, पर इस बार एक विनर की तरह, अपने पास से, उन सब लोगों से और उन सब यादों से आखिरी बार ठीक से विदा लेने। बीजिंग की ठंडी हवा ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही स्वागत किया। मैंने ऑटोमेटिकली सुन आंशिंग की रेड कोट को ठीक किया और उसका स्कार्फ कसकर बांधा। उसने ऊपर देखा, खिलखिलाते हुए अपने ठंडे हाथ मेरी कोट की पॉकेट में डाल दिए। बीजिंग बहुत ठंडा है, पोर्ट सिटी ही अच्छा था। मैंने उसका हाथ पॉकेट में कसकर पकड़ा और वार्म दी। काम खत्म होते ही वापस चलते हैं। प्री बुक्ड कार बाहर थी। हम सीधे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचे। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी समिट काफी बड़ा था। कई पुराने क्लासमेट्स और हॉस्पिटल के साथी वहां थे। मुझे देखकर उनकी आंखें पहले कंफ्यूज्ड हुईं, फिर डिसबिलीफ में खुल गईं, जैसे कोई मिरेकल देख रहे हो। जी यानली भी वहां थी, हॉस्पिटल की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। जब प्रोफेसर के साथ मैं गेस्ट सीट की तरफ बढ़ा तो वो झटके से उठ गई। सामने रखी वाटर बॉटल गिर गई, पर उसे होश नहीं था। बस मुझे देख रही थी, आंखें भर आई थी। गुहान, सच में तुम हो? तुम जिंदा हो? ब्रेक के दौरान वो बैकस्टेज दौड़ती आई और मुझसे लिपट गई, रोते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और शांति से मुस्कुराया। हाँ मैं हूँ जी डॉक्टर, बहुत दिन बाद। वो रोई भी, हंसी भी। ये तो मेडिकल मिरेकल है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सारी मेमोरीज धुंधली हो गई, सिस्टम रिकॉर्ड्स भी गायब हो गए। मुझे लगा मैं खुद पागल हो गई हूँ। मैंने उसे वो स्ट्रेंज नॉवेल वाली बात एक्सप्लेन नहीं की, बस कहा, पोर्ट सिटी में अच्छे डॉक्टर्स मिले, चाइनीज मेडिसिन और रिलैक्स माहौल से बॉडी रिकवर हो गई। जी यानी ने जोर से सिर हिलाया। जिंदा हो, बस यही बहुत है। फिर उसने थोड़ा रुककर थोड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम वापस आ गए तो शिन डॉक्टर को पता है? उस नाम पर मेरे अंदर अब कोई हलचल नहीं थी, जैसे किसी अजनबी का नाम हो। मैंने सिर हिलाया। मैं यहाँ मेडिकल समिट के लिए आया हूँ, किसी के लिए नहीं। उसे पता है या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी यानली ने एक लंबी सांस ली। तुम्हारे जाने के बाद शेन चुए बर्बाद हो गई, काम में गलतियां होने लगी, हॉस्पिटल ने इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया। सुना है मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं रही। खुद को तुम्हारे पुराने विला में बंद कर लिया, स्लीपिंग पिल्स पर जी रही है। लू युमजन कई बार झगड़ने गया, वो नाइफ लेकर भगा देती है। पूरे बीजिंग मेडिकल सर्कल में खबर है वो टैलेंटेड डॉक्टर अब खत्म हो गई। मैंने सुना। मन बिल्कुल शांत था, न बदले की खुशी, न जरा सा भी। मैंने वॉच देखी। माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड बाहर वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। जी यानी रुक गई, फिर मेरी नजरों के साथ बैकस्टेज डोर की तरफ देखा। सुनन सिंह वहां दरवाजे से टिका था। वो फ्लैशी रेड कोट पहने, बेहद खूबसूरत, जैसे कभी न बुझने वाली रोशनी हो। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। दोनों हाथों में हॉट कॉफी थी। जी यानली को समझ आ गया, उसके चेहरे पर सुकून आया। गुहान, खुश रहो, तुम सच में सबसे अच्छे के हकदार हो। मैं सू ननशिन के पास गया, कॉफ़ी ली, उसका हाथ थामा
और साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में वापस चला गया। उसी वक्त सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में हेड अपने ऑफिस में समिट की लाइव स्ट्रीम देख रही थी। स्क्रीन पर मेरा क्लोजअप आया। मैं स्टेज पर बड़े इत्मीनान से पैथोलॉजी डेटा की क्लिनिकल अपडेट्स शेयर कर रहा था। शेंचुए उसी वक्त वहां से गुजर रही थी, सस्पेंशन पेपर्स लेने आई थी। हेड के ऑफिस की स्क्रीन से वो आवाज़ आई जो उसकी रगों में बसी हुई थी। उसके पांव जम गए। उसने स्क्रीन को घूरा। वो उसका ए हान था, न मरा हुआ, न कमजोर, न पीला, शार्प सूट में, आत्मविश्वास से भरा, चमकता हुआ। शेंचुए का दिमाग एक धमाके से भर गया। उसने ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला और लड़खड़ाते हुए अंदर आई। वो ए हान है, वो जिंदा है। हेड घबरा गई। शेंचुए, क्या हो रहा है? पर शेंचुए ने कुछ नहीं सुना। वो पागलों की तरह वहां से भागी। दौड़ते हुए एक जूता भी गिर गया, पर उसे परवाह नहीं थी। अहान कॉन्फ्रेंस सेंटर में है, मैं उसे लेने जाऊंगी, उसे घर लाऊंगी। बाहर बीजिंग का दूसरा स्नोफॉल शुरू हो गया था। शेन चूवे एक पतली सी स्वेटर में, एक पैर नंगा, बर्फ में भागती रही। लोग रुक कर देखने लगे। सबको लगा कोई पागल है, पर उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, उसे देखना, रोकना, वापस मांगना। समिट खत्म हुई। मैं और सु नानशिंग साथ कॉन्फ्रेंस सेंटर से बाहर निकले। गाड़ी के पास पहुंचते ही एक साया सीढ़ियों से झपटा और मेरी स्लीव कसकर पकड़ ली। शिंचुए धम से बर्फ में घुटनों पर गिर गई। बदन पर कीचड़ था, खून था, बाल उलझे हुए थे, गाल बर्फ से नीले पड़ गए थे। उसमें उस टैलेंटेड फ्लावर ऑफ द हॉस्पिटल का कोई निशान नहीं था। आंखें जो कभी गहरी और शांत थीं, अब ब्लडशॉट थीं, जमीन तक आ गई थीं। वो ऊपर देखते हुए बोली। आंसू और खून मिलकर गालों पर बह रहे थे। अहान, प्लीज मुझे देखो, मैं तुम्हें घर ले आई हूँ, घर चलोगे? विला में सब वैसा ही है। तुम्हारे कपड़े धो रखे हैं, तुम्हारी पसंद का खाना भी ला रखा है। प्लीज मेरे साथ चलो। आसपास लोग रुक कर देख रहे थे। सु नानशिंग ने माथे पर शिकन डाली, एक कदम आगे बढ़कर मुझे पीछे कर लिया और शेन चुए को ऊपर से देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, प्लीज अपना ख्याल रखें। शेन चुए की नज़र तब सु नानशिंग पर पड़ी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। नज़र मेरे और सु नानशिंग के हाथों पर टिक गई, जो आपस में बंधे हुए। और इससे भी ज्यादा चुभने वाली चीज थी हमारी रिंग फिंगर्स पर वो पतली चमकती गोल्ड डायमंड रिंग्स। कल रात वांग फुजिंग में खरीदी थी, एंगेजमेंट रिंग्स थी। शेंचुए के होंठ कांपने लगे, जैसे चीखना चाहती हो पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आत्मा जैसे निकल गई हो। वो उस रिंग को घूरती रही। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहान मेरा है, वो रिंग ही मेरी होनी चाहिए थी। वो अचानक उठकर सु नानशिंग का हाथ छीनने दौड़ी। मेरी नज़र ठंडी हो गई। मैंने सु नानशिंग को खींचकर अपने पास ले लिया और पांव से शेंचुए को दूर धकेल दिया। वो बर्फ में लुढ़क गई, हाथ पांव पर गिरी, असहाय, टूटी हुई नजरों से देखती रही। मैंने उसे एक बार देखा, जैसे कोई कचरा हो। शेंचुए, तमाशा काफी हुआ। वो रोते हुए घुटनों पर चलकर मेरी तरफ आने लगी। आहान, मुझे माफ कर दो, हर रोज पछताती हूँ। स्लीपिंग पिल्स खाकर सपने में तुमसे मिलती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैंने शांत आवाज में कहा। उस हवा और बर्फ में वो आवाज बहुत साफ और बहुत तीखी लगी। पर मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, और तुम्हारे बिना मैं पहले से कहीं बेहतर हूँ। मैंने सुनानशिन की तरफ इशारा किया। इंट्रोड्यूस करा दूं, ये मेरी फियांसे हैं सुनानशिन। अगले महीने पोर्ट सिटी में हमारी शादी है। अगर शेन डॉक्टर को टाइम हो तो आ सकती हैं, गिफ्ट भी दे सकती हैं। पर मुझे लगता है इस वेडिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। शेन चुए का सीना जैसे किसी ने मुट्ठी ने खींच लिया हो। सांसें उखड़ने लगी। फियांस, शादी, ये वो शब्द थे जो कभी हमारे सपनों का हिस्सा थे। आज वो ही उसके दिल में सबसे गहरे खंजर बन गए थे। नहीं, ए हान, उससे शादी मत करो। तुमने कहा था हमेशा मुझसे प्यार करोगे। तुमने कहा था मैं तुम्हारी इकलौती हूँ। रुक जाओ प्लीज, तुम्हारी जान भी मांगो तो दे दूंगी। मैं झुका और उसके उस टूटे आंसुओं से भरे चेहरे को देखते हुए सबसे शांत आवाज में सबसे सच बात कही। शंचुए, असल में मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं। उस दिन जब तुमने लू युनजंग के लिए मुझे छोड़ा, अगर तुमने वो नहीं किया होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि सच्चा प्यार क्या होता है। वो होता है जो जोड़ तोड़ नहीं करता, जो बिना वजह झुकाता नहीं, जो किसी के बच्चे पाल पाल कर एहसानमंद बनाता नहीं। तुमने ही मुझे असली जिंदगी की तरफ धकेला। और अब जो तुम यहाँ कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रही हो, ये देखकर सच में मन खराब होता है। शनशुए जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। बदन की सारी ताकत निकल गई। मुंह खुला रह गया। आंसुओं से धुंधली आंखों में आखिरकार सच्चाई उतर गई। ये इंसान सच में उससे प्यार नहीं करता, जरा भी नहीं। उसकी आंखों में रोशनी थी, पर वो रोशनी अब उसके लिए नहीं थी। मैं उठा, सुनानशिन के लिए कार का डोर खोला, उसे संभाल कर बैठाया, फिर दूसरी तरफ से अंदर गया। डोर बंद करने से पहले एक बार शेनचुओ को देखा। दोबारा सामने मत आना। कार धीरे धीरे चली, बर्फ में दो गहरे निशान छोड़ते हुए। रियर व्यू मिरर में शेनचुवे एक बेजान परछाई की तरह उस बर्फ के तूफान में खड़ी रही बहुत देर तक। मेरी और सु नानशिन की शादी विक्टोरिया हार्बर के क्रूज में हुई। ज्यादा लोग नहीं थे, बस सु नानशिन की कुछ करीबी और पोर्ट सिटी में बने मेरे कुछ अच्छे दोस्त। समुद्री हवा में सु नानशिन ने सफेद ब्राइडल ड्रेस पहनी थी, जैसे कोई परी उतर आई हो। वो मेरी तरफ चला, आंखों में तारे थे। गुहान, आज से तुम्हारी बाकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में रिंग पहनाई और उसके होठों पर झुक गया। ये मेरा सौभाग्य है मिसेस सु। वेडिंग फायरवर्क्स रात के आसमान में खिल उठे।
मैंने अपनी वाइफ को गले लगाया और सीने में दिल की जोरदार धड़कन महसूस की। वो विलन जो किसी और की कहानी में मारा गया था, वो अब अपनी ही जिंदगी का सबसे खुश इंसान था। अब शेन चुए का पर्सपेक्टिव। बीजिंग के नॉर्थ सिटी विला में 5वीं सर्दी आई थी। बाहर आंगन में घास कमर तक उग आई थी। सूखी टहनियां ठंडी हवा में सरसराती थीं। शेन चोए एक व्हीलचेयर में बैठी थी। हाथ में एक पुराना छोटा लकड़ी का डिब्बा था। वो 30 साल की थी, पर बाल आधे सफेद हो गए थे। आंखें धुंधली और बेजान थीं। 1 साल पहले लंबे समय तक ज्यादा स्लीपिंग पिल्स लेने से उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। वो दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से गिर गई। दोनों पांव की हड्डियां चूर हो गईं। वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गई। जब लू यमजंग को पता चला कि वो पूरी तरह बिस्तर पर है, वो रात को ही न्यानियन को लेकर बीजिंग छोड़ गया। नंबर बदल लिया। दोबारा कभी नहीं आया। जो चाइल्डहुड का साथ था, जो जान बचाने का एहसान था, सब वहीं खत्म हो गया। उस पुराने डिब्बे में था एक एशेस का छोटा सा अर्न। यही उसके पास बचा था, एक झूठा सहारा, जैसे वो अभी भी पास हो। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आई। पोर्ट सिटी के जाने माने मेडिकल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर गु हान और उनकी वाइफ सू नानशिंग ने आज गरीब इलाकों में 10 स्कूल्स डोनेट किए। स्क्रीन पर गु हान कैजुअल क्लोथ्स में था, एक हंसती हुई खूबसूरत वुमन का हाथ थामे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए। उनकी आंखों का प्यार स्क्रीन से बाहर बहने लगा। शेनचोए की नज़र उस स्क्रीन पर जम गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचकर तोड़ दिया हो। वो हाँफने लगी। आंसू झुर्रियों से भरे चेहरे पर बहने लगे। उसने पूरी ताकत लगाई और व्हीलचेयर से टीवी की तरफ झपटी। उंगलियां स्क्रीन पर पागलों की तरह खरोंचने ली। नहीं आहान, उसे मत देखो, मुझे देखो। मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। बैलेंस बिगड़ा। वो जोर से फर्श पर गिरी। वो छोटा लकड़ी का डिब्बा भी गिरा। पुराने लव लेटर्स और नोट्स बिखर गए फर्श पर। वो ठंडी जमीन पर पड़ी पड़ी उन्हें बटोरने लगी, पर हाथ नहीं पकड़ पाए। माफ करो, माफ करो। काश वक्त पलट जाता। काश मैंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। पर वक्त कभी नहीं पलटता। इस जिंदगी में दूसरी बार प्यार नहीं मिलता। वो लड़का जिसकी आंखें कभी सिर्फ उसके लिए थीं, 3 साल पहले उसी बसंत में उसके घमंड और उसकी बेपरवाही में मर गया था। बाहर फिर से बर्फ गिरने लगी। शेनचुए ठंडे फर्श पर सिमटी पड़ी थी। हाथ में वो पुराना लेटर था जिसकी तारीख कब की गुजर चुकी थी। अंधेरे में, पछतावे में वो अपनी लंबी, अकेली और दर्द भरी जिंदगी के बाकी दिन गुजारती रही।